आपको आवाज आ रही? हेलो हेलो, आपको आवाज आ रही? हेलो, आपको आवाज आ रही है? ओके सर, ओके। सर जी। जाऊँ सामने? कितने बच्चे? 22 बच्चे। रिकॉर्डिंग थोड़ी ना करनी। रिकॉर्डिंग थोड़ी ना करनी। रिकॉर्डिंग शॉर्ट्स। यस, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे आप सब लोग? गुड इवनिंग टू ऑल। वॉइस क्लियर है मेरे लिए? मतलब मेरी वॉइस आप लोगों के लिए क्लियर है? विजिबिलिटी क्लियर है? गुड इवनिंग टू ऑल, वेरी गुड इवनिंग। एक बार सभी स्टूडेंट लाइव आ जाए क्लास के अंदर, फिर क्लास को स्टार्ट कर दें। गुड इवनिंग टू ऑल। ओके, विजिबल भी है और ऑडियबल भी है। हाँ, इजीली। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलेगा, स्टार्ट कर दें क्लास को। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से हमारा बैच स्टार्ट हुआ है, तो एक बार फिर से स्वागत आप सभी का सक्सेस कैरियर एकेडमी पावर्ड बाय द नर्सिंग एक्सपर्ट की तरफ से। आपको स्टार्ट करें? यस, चलेगा। तो जैसा कि आप सभी को शेड्यूल मिला है कि आज से हम लोग पीडियाट्रिक स्टार्ट करने वाले हैं। आज से हमारा बैच स्टार्ट है, आज फर्स्ट क्लास है बैच की। और आज जो सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, उस सब्जेक्ट का नाम क्या है तो याद रखिएगा, उस सब्जेक्ट का नाम है पीडियाट्रिक्स।
क्या नाम है ये, पीडियाट्रिक्स। तो देखिएगा जो सब्जेक्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका फर्स्ट क्लास आज आपके सामने है पीडियाट्रिक के रिगार्डिंग। अब हम लोग 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और आपको टॉप तक लेके जाएंगे ना। पहले तो आप लोग के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, हर एक कंसेप्ट जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, ये सारा सब कुछ आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ जनरल सी चीज कि हम पीडियाट्रिक को कितने टाइम में कवर करेंगे, आफ्टर ऑल कितने चैप्टर में हम लोग पीडियाट्रिक पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर चैप्टर के अकॉर्डिंग मैं आप लोग को सिस्टम वाइज पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग पीडियाट्रिक को डील करते हैं। तो देखिएगा हम जो पीडियाट्रिक पढ़ते हैं वो अप्रोक्स लगभग 10 to 15 क्लासेस होती है। अप्रोक्स 10 to 15 क्लासेस होगी आपकी पूरी पीडियाट्रिक की, जिसमें पूरी पीडियाट्रिक आप लोगों की कंप्लीट होने वाली है 10 to 15 क्लासेस के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर बात कर लेते हैं हम लोग बेसिकली ओवरऑल। अगर मैं बात करूं तो टाइमिंग की अगर मैं बात कर लूं तो टाइमिंग लगभग 45 से 55 आवर्स टोटली आप लोगों को लगेंगे। 45 से 55 आवर्स टोटली। तो अगर 2 घंटे क्लास है तो हम लोग थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा, बाकी अप्रोक्स इतना टाइमिंग तो आप लोग को लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अब देखिएगा हम बात कर रहे हैं टॉपिक्स के रिगार्डिंग। तो जनरली मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिक हम जो टॉपिक पढ़ेंगे पीडियाट्रिक के अंदर, तो पीडियाट्रिक के अंदर हम बेसिकली पीडियाट्रिक को 3 चैप्टर में हम लोग कवर करते हैं। पीडियाट्रिक को बेसिक हम लोग 3 चैप्टर में कवर करते हैं। कौन कौन से चैप्टर्स है तो देखिएगा, सबसे पहला चैप्टर है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभी जनरली बस मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। सेकंड जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग वो पढ़ेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट है जनरल पीडियाट्रिक्स। और जनरल पीडियाट्रिक्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स मैं आप लोगों को क्लियर करवाऊंगा। आप पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा, जब मैं जनरल पीडियाट्रिक को स्टार्ट करूंगा तब आपको पता लगेगा कि क्या क्या टॉपिक जनरल पीडियाट्रिक में हम लोग कवर करते हैं। थर्ड जो टॉपिक पढ़ेंगे इसके अंदर वो पढ़ेंगे हम लोग सिस्टमैटिक पीडियाट्रिक्स। इसमें हम लोग सिस्टम वाइज डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, कुछ जनरल डिसऑर्डर्स जो न्यूबॉर्न में देखने को मिलते हैं, इसके अलावा कुछ सिस्टमैटिक डिसऑर्डर्स जो हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इन 3 चैप्टर के अंदर हमारी पीडियाट्रिक को ऑलमोस्ट कवर करते हुए चलेंगे। अब मैं बात कर देता हूं आपके क्यों जरूरी है पीडियाट्रिक को पढ़ना, क्या रीजन है इसके पीछे पढ़ने का। तो आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि जिस भी आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपका कंपटीशन एग्जाम आपके महाराष्ट्र गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सर्विसेज का हो, डीएचएस का हो, चाहे नॉर्सेट का हो, चाहे आरआरबी हो, चाहे ईएसआईसी हो, चाहे जिपमेर हो, चाहे निवांस हो, चाहे पीजीआई हो, चाहे लेडी हार्डनिंग हो, चाहे सफदरजंग हो, कैसा भी ऑल ओवर इंडिया का नर्सिंग का एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। तो देखिएगा लगभग एवरी एग्जाम्स में पीडियाट्रिक से लगभग 15 to 20 क्वेश्चंस आते हैं एवरी एग्जाम्स के अंदर। अगर मैं बात करूं तो अकेली पीडियाट्रिक से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। हर एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो हम इन सभी क्वेश्चंस को कवर करते हुए चलेंगे और इस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा कि ये जितने भी क्वेश्चंस पीडियाट्रिक से अगर आए तो आप इनमें से एक भी क्वेश्चंस को गलत ना करें। किस तरीके से पैटर्न में क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ये सारा सब कुछ हम लोग बात करेंगे आगे धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास चलेगी। तो हर एक टॉपिक के बाद में उसी टॉपिक के हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, क्या उस टॉपिक से पहले हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब और थोड़ा सा डिटेल के अंदर बता देता हूँ कि इनमें से भी हम 3 टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो इन तीनों टॉपिक से कुल मिला के 15 से 20 क्वेश्चन एवरी एग्जाम्स में आते हैं। अब देखिएगा हम बात कर रहे हैं कि सर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कितना पार्ट होता है, तो लगभग 60% क्वेश्चन आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से आते हैं पीडियाट्रिक। लगभग 60% क्वेश्चन आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर आते हैं पीडियाट्रिक्स, ठीक है। ओवरऑल जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें से सबसे ज्यादा वेटेज जो आपका रहने वाला है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का रहने वाला है। अप्रोक्स 60% क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स के। बात कर लेते हैं जनरल पीडियाट्रिक्स। तो जनरल पीडियाट्रिक्स के अंदर लगभग 20% क्वेश्चन आते हैं, सेम 20% क्वेश्चन आप लोगों के सिस्टमैटिक पीडियाट्रिक्स के अंदर से आते हैं। तो ओवरऑल 100% क्वेश्चन हो गए आपके सामने और ये जितने भी क्वेश्चन है 15 से 20 क्वेश्चन
मान के चलते कि 20 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन हमारे लिए 100% हो गए। अब इन 20 क्वेश्चन के अंदर 60% क्वेश्चन तो जनरल मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आते हैं, 20% जनरल पीडियाट्रिक से और 20% आपके सिस्टमेटिक पीडियाट्रिक से। ये आज तक का जितने भी पेपर्स हुए उनके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि इन टॉपिक से कितना वेटेज होता है एग्जाम्स के अंदर। तो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया, बाकी जरूरी नहीं है ये कि साहब 60% ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आए, हो सकता है 60% सिस्टमेटिक से भी आ जाए, हो सकता है 60% जनरल पीडियाट्रिक से भी आ जाए। तो कवर तो सारे करेंगे, लेकिन आज तक ओवरऑल जितने भी एग्जाम्स है उनके पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने आपको डिसाइड करके बताया कि ये टॉपिक हमारे लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली 3 टॉपिक हम लोग पूरी की पूरी पीडियाट्रिक में कवर करेंगे और इनको कंप्लीट करने में लगभग हमें 40 से 50 घंटे या अप्रोक्स 55 घंटे हम लोग लग सकते हैं। ठीक है, क्लासेस हमारे यहाँ पे 4-5 घंटे की होती है ना, लेकिन अभी जैसे स्टार्टिंग का बैच है तो आपके 2 घंटे की 3 घंटे क्लास रखेंगे, फिर धीरे धीरे आपका टाइमिंग बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, देन मैंने बताया क्वेश्चंस भी आपके सामने क्लियर हो गए। ये तो था हमारा जनरल सा, जो आपको पता होना चाहिए कि पीडियाट्रिक के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और क्या क्या हम लोग आगे जाके पढ़ने वाले हैं। तो ये तो बेसिक सी बात है पीडियाट्रिक के रिगार्डिंग। स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हाँ हम ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो हमारा बेसिक सा था जो सभी को पता होना चाहिए। यहाँ से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से कितना परसेंट क्वेश्चन आता है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता। ये तो सिर्फ जनरली आप लोगों को मैंने बताया। अब हम लोग बात करते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि यहीं से आप लोग का बेस बनेगा और बेस बन के ही आप लोग आगे जाओगे, क्योंकि जब तक बेस क्लियर नहीं होगा तब तक हम लोग आगे बात ही नहीं कर सकते। कंसेप्ट क्लियर होना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अब हम लोग सबसे पहले तो पीडियाट्रिक के बारे में पढ़ेंगे कि पीडियाट्रिक होती क्या है, फिर हम लोग वहीं से एक टॉपिक उठाएंगे, उसी का एक टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिर उसको कंटिन्यूअसली हम लोग करने वाले हैं। तो पहले तो जनरल सा इंट्रोडक्शंस की बात कर लेते हैं पीडियाट्रिक के रिगार्डिंग। ठीक है, जनरल सा इंट्रोडक्शंस के बारे में बात करते हैं पीडियाट्रिक के रिगार्डिंग। तो देखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले पढ़ाऊंगा पीडियाट्रिक का, और ये इंट्रोडक्शन इतना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए क्योंकि यहीं से आपका बेस क्लियर होगा, आपके माइंड के जो भी न्यूरॉन्स है वो सारे ओपन हो जाएंगे और फिर आपकी सोचने की जो कैपेसिटी है वो भी आगे तक जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करूं मैं? यस, सभी स्टूडेंट मुझे थम्स अप करेंगे? यस, स्टार्ट करें। देखो, एक्टिव के साथ में बैठना, एक्टिवनेस के साथ में बैठना आप सभी को। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मैं क्लास ले रहा हूँ, आप में से कई लोग इधर उधर आपका ध्यान हो, सारा पूरा कंसंट्रेशन आपका मेरे साथ में बनना चाहिए। अगर आपको अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने, अपना एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना, तो सारे के सारे आपका हर एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और पूरी कंसंट्रेशन के साथ में आप लोग बैठोगे। चलेगा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ना इंट्रोडक्शंस के बारे में। देखिएगा, हम बात करें बेसिक सा इंट्रोडक्शंस। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग को कवर करते हुए चलना है, क्योंकि अगर बेसिक आपका क्लियर होगा ना तो आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब मैं आपको थोड़ा सा जीरो लेवल से उठाता हूँ और वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे सब्जेक्ट। ठीक है, एक बार जीरो लेवल पे हम लोग चलेंगे, देन उसके बाद में हमारे को हर एक चीज इजी गोइंग रहेगी समझने के लिए। तो आपको जब सभी को जब पता है कि जब एक कपल कपल हम किसे बोलते हैं माय डियर? तो कपल किसे बोलेंगे? जिसकी शादी हो जाएगी बेसिकली, यानी कि मेल और फीमेल, मेल और फीमेल ये कपल होते हैं, है ना? बिल्कुल, ऐसा थोड़ा ना कि मेल मेल को कपल बोल रहे हैं, फीमेल फीमेल को कपल बोल रहे, नहीं, मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना? तो मेल और फीमेल की बात करते हैं तो देखिएगा, मेल और फीमेल जब एक कपल आपस में इंटरकोर्स करता है, मैंने आपको बेसिक सी चीज बताई है वो सुनिएगा, वही बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि जब मेल और फीमेल आपस में जब इंटरकोर्स करता है तो आप सभी को पता है कि मेल से रिलीज होती है सेल, और दिस सेल इज नोन एज स्पर्म। क्या बोलते हैं सेल को हम लोग? स्पर्म। और फीमेल से रिलीज होती है डायरेक्ट सेल जिसका नाम होता है ओवम।
आप सभी को पता है जैसे कि लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी ओवम होती है, ओवरऑल लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी ओवम होती है, और स्पेशली फीमेल में भी ओवम ही होती है, और स्मॉलेस्ट सेल आपको पता है सभी को प्लेटलेट्स होती है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि मेल और फीमेल जब इंटरकोर्स करते हैं तो मेल से रिलीज होता है स्पर्म और फीमेल से रिलीज होता है ओवम, और दोनों की दोनों क्या है, स्पर्म और ओवम दोनों के दोनों क्या है, एक सेल है। तो जब आपका स्पर्म ओवम से मिलता है तो दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, दिस प्रोसेस इज फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब जो लेडी है वो क्या हो गई है, प्रेग्नेंट हो गई। इसका मतलब जो लेडी है वो क्या हो गई है, प्रेग्नेंट हो गई। इसका मतलब जो लेडी है वो क्या हो गई है, प्रेग्नेंट हो गई। तो मैंने बोला स्पर्म और ओवम दोनों सेल्स है, दोनों आपस में आके मिलती है, और इस मिलने वाली प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, स्पर्म और ओवम का मिलना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। और आपका जो फर्टिलाइजेशन है बेसिकली कहाँ होता है, तो याद रखिएगा ये मेल में नहीं होता है, ये स्पेशली फीमेल में होता है। कहाँ पे होता है, फीमेल के अंदर, और फीमेल के अंदर भी कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब के भी कौन से पार्ट में, तो आप सभी को पता है कि फैलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट होते हैं, है ना। फैलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, इंटरस्टिशियल सबसे नैरोवेस्ट पार्ट, इस्थमस, फिर एम्पुला, फिर इनफंडिबुलम। ये 4 पार्ट होते हैं, इंटरस्टिशियल, इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। तो इन चारों पार्ट में भी कौन से पार्ट में फर्टिलाइजेशन होगा, तो फैलोपियन ट्यूब का जो सबसे लार्जेस्ट या ब्रॉडेस्ट पार्ट होता है जिसे आप लोग एम्पुला बोलते हैं। तो एम्पुला के अंदर ये फर्टिलाइजेशन देखने को आपको मिलता है। जो फैलोपियन ट्यूब का लार्जेस्ट पार्ट होता है एम्पुला, वहां पे जाके ये ओवम और स्पर्म दोनों के दोनों मिलते हैं और वही फर्टिलाइज होता है। समझ में आया। तो देखिएगा कि जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ है, सपोज दैट आज हो गया फर्टिलाइजेशन, मान लीजिएगा कि आज फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो आज को मैंने बोला है 0 डेज। जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ है उस दिन को मैंने बोला है 0 डेज। दोनों ओवम और स्पर्म आके मिल गए हैं तो 0 डेज मैंने बोला है। 4 पार्ट बोलता हूं मैं आपको। सबसे पहला पार्ट होता है इंटरस्टिशियल, फिर सेकंड होता है इस्थमस, फिर होता है एम्पुला, और फिर होता है इनफंडिबुलम। ये वैसे बेसिकली आप लोगों को ओबीजी में पढ़ाया जाने वाला टॉपिक है, बस एक जनरली मैं आपको बता रहा हूँ, ओवरव्यू आप लोगों के लिए क्लियर कर रहा हूँ। इंटरस्टिशियल सबसे नैरोवेस्ट पार्ट होता है, फिर इस्थमस, फिर उसके बाद में एम्पुला, और फिर उसके बाद में इनफंडिबुलम। ठीक है, ठीक है सुमित, सुनील चौरे, चलेगा। तो देखिएगा, तो 0 डेज जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ उस दिन को मैंने 0 डेज बोला, और 0 डेज से लेके लगभग महिला यानी कि जब तक फीमेल 2 वीक्स की नहीं हो जाती। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सपोज कीजिएगा कि आज के दिन फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो आज से लेके 14 डेज में कितने वीक होते हैं, 2 वीक्स। तो 2 वीक्स के प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को हम लोग बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलेंगे माय डियर, जाइगोट। याद रखिएगा, फर्टिलाइजेशन से लेके और 2 वीक्स तक के प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो स्पर्म और ओवम मिला है, उस प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, जाइगोट। क्या बोलेंगे, जाइगोट। देन इसके बाद में 2 वीक से लेके और लगभग प्रेगनेंसी आप लोगों की 8 वीक तक की नहीं हो जाती, तो 2 वीक से लेके और 8 वीक तक के प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को बोला जाता है एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं माय डियर, एम्ब्रियो। क्या बोला जाता है, एम्ब्रियो। और ये बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि व्हाट इज द एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो कब से कब तक होता है, 2 वीक से लेके और 8 वीक तक के प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 9 वीक से लेके 9 वीक, ठीक है। तो 9 वीक से लेके और टिल डिलीवरी, जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती। और बेसिकली डिलीवरी के जो वीक मानते हैं हम लोग 9 मंथ, और 9 मंथ के अंदर टोटली वीक होते हैं 40 वीक। टोटली वीक्स मानते हैं, हम काउंट करते हैं 40 वीक की टोटल ओवरऑल प्रेगनेंसी होती है। तो 9 वीक से लेके 40 वीक या टिल डिलीवरी, तब तक के प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, फीटस। क्या बोलते हैं माय लवली फ्रेंड्स, फीटस नाम से जानते हैं। तो आपको सभी को पता लगा जाइगोट क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होता है, और फीटस क्या होता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जाइगोट हो चाहे एम्ब्रियो हो चाहे फीटस हो, ये सारे के सारे प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन कहां पे बने हैं सर, प्रेगनेंसी के टाइम पे। मतलब ये सारे के सारे
यूट्राइन कैविटी में बने। कहां पे बने हैं? यूट्रस में, यानी कि यूट्राइन कैविटी में। मतलब ये फीमेल के अंदर जब फीमेल प्रेग्नेंट थी तब ये सारे के सारे प्रोडक्ट बने थे। प्रेगनेंसी के टाइम पे ये सारे के सारे प्रोडक्ट बने, चाहे एम्ब्रियो हो, चाहे जायगोट हो, चाहे फीटस हो। तो आप सभी को पता है कि ये जो बन रहा है ना, स्पर्म और ओवम दोनों आपस में कनेक्ट हुए तब आपका बच्चा डेवलप हुआ है अंदर। तो बच्चा पहले जायगोट कहलाता है 2 वीक्स तक, 2 वीक्स तक 8 वीक तक एम्ब्रियो कहलाएगा, और 9 वीक से टिल डिलीवरी या 40 वीक्स तक फीटस कहलाता है। तो ये अंदर हो क्या रहा है? तो अंदर बच्चे का ग्रोथ हो रही है साहब। अंदर बच्चे की क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। अंदर बच्चे की क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। सपोज दैट अंदर बच्चे की क्या हो रही है? ग्रोथ। तो ये इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ कहलाती है। मतलब जब बच्चा यूट्रस में होता है तब बच्चे की ग्रोथ होती है। बच्चा जायगोट, देखो पहले स्पर्म था फिर ओवम, दोनों आपस में आके मिले, फर्टिलाइजेशन 2 वीक्स तक जायगोट, 2 वीक से 8 वीक एम्ब्रियो, और 9 वीक से लेके और 40 वीक टिल डिलीवरी फीटस। तो ये सारे के सारे यूट्राइन कैविटी में डेवलप हुए हैं। तो मतलब ये प्रेगनेंसी की स्टेज है एक तरीके से, यानी कि इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ है बच्चे की। ये बच्चा ही तो डेवलप हो रहा है यहाँ पे। अरे गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? यस, ये बच्चा ही तो डेवलप हो रहा है। ये क्या डेवलप हो रहा है माय डियर? बेबी तो डेवलप हो रहा है अंदर, है ना? तो ये देखो प्रेग्नेंट लेडी के अंदर बच्चा डेवलप हो रहा है। लेकिन कभी भी प्रेग्नेंट लेडी, आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि कभी भी कोई भी प्रेग्नेंट लेडी आपके घर में हो, चाहे आपके घर के बाहर हो, आपके पड़ोस में हो, तो कभी भी प्रेग्नेंट लेडी बच्चे के डॉक्टर के पास में अपना चेकअप करवाने जाती है क्या? नहीं जाती। अरे जाती है क्या? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो टाइम बच्चों के डॉक्टर का नहीं होता है। जब लेडी प्रेग्नेंट होती है और जब वो डॉक्टर के पास में अपना चेकअप करवाने जाएगी तो कभी भी एक पीडियाट्रिशियन के पास में नहीं जाती है। पीडियाट्रिशियन क्या होता है? बच्चों के डॉक्टर को बोलते हैं। चिल्ड्रन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बोला जाता है पीडियाट्रिशियन। तो वो कभी भी नहीं जाती। वो सीधा कहां जाती है? तो वो सीधा जाती है आपकी ऑब्स एंड गायनिक के पास में, मतलब गायनाकोलॉजिस्ट के पास में जाती है। कहां जाती है आपकी लेडी प्रेग्नेंट? गायनाकोलॉजिस्ट के पास में जाती है। बट बच्चा तो अंदर डेवलप हो ही रहा है, तो सर वो पीडियाट्रिशियन के पास में क्यों नहीं जाती? क्योंकि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ही बच्चा क्या होता है? डेवलप होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। सो जो लेडी होती है वो अपने एंटीनेटल चेकअप के दौरान सीधा गायनिक डिपार्टमेंट के पास में जाएगी। तो इसका मतलब एक छोटा सा क्लियर होता है ये कि जो लेडी है वो, या मैं बात करूं कि जो आपकी पीडियाट्रिक है, वो बेसिकली स्टार्ट तो होती है इंट्रायूट्राइन लाइफ में, बट बेसिकली इस टाइम पे पीडियाट्रिशियन का कोई भी रोल नहीं होता है, क्योंकि बच्चा अंदर ही डेवलप हो रहा है। बच्चा अंदर ही डेवलप हो रहा है, बट ये पीडियाट्रिशियन का कोई भी रोल यहाँ पे नहीं होता। जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब तक पीडियाट्रिशियन का कोई भी रोल नहीं होता है। अंदर बच्चा ही डेवलप हो रहा है, जायगोट भी बेबी है, एम्ब्रियो भी बेबी है, फीटस भी बेबी है, अंदर तो बच्चा ही तो है। चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, है तो बच्चा ही, है ना? लेकिन कभी भी पीडियाट्रिशियन वाला रोल क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये सारे के सारे फीमेल ऑब्स गायनिक डिपार्टमेंट के अंदर जाते हैं। तो जिस टाइम पे मदर को, यानी कि प्रेग्नेंट लेडी को लेबर पेन स्टार्ट होता है, डिलीवरी का टाइम होता है, उसी टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे बच्चों ने जॉब भी किया होगा हॉस्पिटल के अंदर, मैटरनिटी वार्ड के अंदर जॉब किया होगा, लेबर रूम में काम किया होगा। तो देखा होगा आप सभी ने कि जिस टाइम पे लेडी को लेबर पेन चलता है या बच्चे की डिलीवरी होती है, तो उस टाइम पे एक स्पेशल डॉक्टर को बुलाया जाता है, और दिस डॉक्टर इज नॉन एज पीडियाट्रिशियन। तो एक्चुअल में जो पीडियाट्रिक हमारा है वो 8 बर्थ से स्टार्ट होता है। नोट, जब बेबी इंट्रायूट्रल लाइफ में होता है तब स्टार्ट नहीं करते हम लोग, 8 बर्थ से स्टार्ट होता है। जिस दिन जन्म होता है उस दिन, जिस दिन जन्म होता है उस दिन से हम लोग एक्चुअल में पीडियाट्रिशियन का रोल होता है। जब प्रेग्नेंट लेडी इंट्रायूट्रल लाइफ में उसके बच्चा डेवलप होता है तो पीडियाट्रिशियन का कोई भी रोल नहीं होता है, सारा रोल गायनेकोलॉजिस्ट के पास में होता है। समझ में आ रहा है? लेकिन जिस टाइम पे बच्चे का बर्थ हो रहा होता है, यानी कि लेबर पेन के दौरान या डिलीवरी के दौरान, तो उस टाइम पे एक डॉक्टर वहां पे मौजूद होता है, और उस डॉक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? पीडियाट्रिशियन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जिसका नाम क्या होता है? पीडियाट्रिशियन। तो बेसिकली मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि सारी की सारी चीजें आपको इंट्रायूट्रल लाइफ के दौरान डेवलप होती हो, तो बच्चा ही रहा है अंदर, बट पीडियाट्रिशियन का कोई भी रोल नहीं होता है। पीडियाट्रिशियन का रोल कब से स्टार्ट होता है? तो याद रखिएगा, पीडियाट्रिशियन का रोल, या मैं बात करूं तो पीडियाट्रिशियन का जो रोल है वो स्टार्ट कब से होता है? तो पीडियाट्रिशियन जो रोल है वो स्टार्ट होता है माय डियर
एट बर्थ से, जिस टाइम पे बच्चे का जन्म होता है उस टाइम से लेके और लगभग कब तक अपने रोल को प्ले करता है वो, कोई एज है फिक्स? यस या नो? कोई एज है? बिल्कुल है सर। तो एट बर्थ से लेके और 18 ईयर्स तक, याद रखिएगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूं। एट बर्थ से लेके और लगभग जब तक बच्चा हमारा 18 साल तक का नहीं हो जाता तब तक बच्चे के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी डिजीज होती है, उन सभी डिजीज का ट्रीटमेंट देना या उन सभी डिजीज के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? पीडियाट्रिक कहलाता है माय डियर। क्या कहलाता है? पीडियाट्रिक कहलाता है। और ये जो मैंने एज दी है आप सभी को, एट बर्थ से 18 ईयर्स, इसी ही एज को हम लोग पीडियाट्रिक एज के नाम से भी जानते हैं। तो मेरा सिंपल सा जो क्वेश्चन था आप लोगों से, वो सिंपल सा यही था कि क्या होता है पीडियाट्रिक एज, और पीडियाट्रिक कब से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं? तो डॉक्टर्स का रोज 8 बर्थ से लेकर 18 ईयर्स तक, इसी एज को क्या बोलते हैं? पीडियाट्रिक एज भी बोलते हैं। यहां तक कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस या नो? तो पीडियाट्रिक एज कब से कब तक मानी जाती है? एट बर्थ से 18 ईयर्स तक हम लोग पीडियाट्रिक एज कंसीडर करते हैं। तो एट बर्थ से लेके और 18 ईयर्स तक बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बच्चा सीधा ट्रीटमेंट लेने के लिए कहा जाता है? पीडियाट्रिशियन के पास में। कभी भी गायनिक डिपार्टमेंट के पास में नहीं जाएगा, क्योंकि अब बच्चा इंट्रा यूट्राइन से एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में आ गया है। समझ में आया? यस, एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? यस या नो? यस, यहां तक समझ में आया? अरे बताओ यार, मैंने कोई अभी तक पढ़ाना आपको स्टार्ट नहीं किया, अभी सिर्फ मैं आपके कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं। सब स्टूडेंट कमेंट करेंगे फटाफट, फास्ट, है ना? चलेगा, बहुत ही बढ़िया, बहुत खूबसूरत, आप सभी एक्टिव है। मेरे को इसी उम्मीद से मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था। चलेगा, अब देखिएगा सर क्वेश्चन कैसे बनता है। सर क्वेश्चन कैसे बनेगा यहां से? यस, है ना? तो सर क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो क्वेश्चन मैं अब आपको बना के दिखा रहा हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, देन आफ्टर दैट आप इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से आपको पढ़ना है, मीनिंग समझना है, तो आप 100% आंसर दे दोगे। क्वेश्चंस को देखिएगा। क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में सपोज कीजिएगा आया है, कुछ इस तरीके से आएगा। व्हाट इज नॉर्मल पीडियाट्रिक एज इन डेवलप्ड कंट्री? चलेगा, मैं आपको साथ के साथ में ऑप्शंस भी दे देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। फर्स्ट ऑप्शन है एट बर्थ से 18 ईयर। ऑप्शन सेकंड है एट बर्थ से 14 ईयर। ऑप्शन थर्ड है एट बर्थ से 16 ईयर। ऑप्शन फोर्थ है एट बर्थ से 10 ईयर। यस, क्वेश्चंस मेरा सिंपल से आप सभी के सामने है और क्वेश्चंस का अब आप सभी को आंसर भी देना है। क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चंस, है ना? यस, कम ऑन, फटाफट आप सभी कमेंट कीजिएगा, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। देखो क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझना और फिर आंसर दीजिएगा। ओके, ए ए ए ए ए ए ए ए, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत, सभी के जवाब आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत सभी के जवाब आ रहे हैं। विद्या नेर ने 2 दिया है, ओके, 8 बर्थ से 14 ईयर्स, और बाकी सभी के बहुत ही खूबसूरत जवाब आ रहे हैं।
संगीता राखी जी ने सी आंसर दिया है, तेजस्वी ने भी सी दिया है, सागर ने भी सी दिया है। अब सभी ऑलमोस्ट सभी सी दे रहे हैं ना, लेकिन ऑलमोस्ट स्टूडेंटों का आंसर ए है। कोई स्टूडेंट बी भी दे रहा है, कोई स्टूडेंट सी भी दे रहा है। बहुत ही बढ़िया। अब देखिएगा क्वेश्चंस किस तरीके से हमें सही करना है, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ आपको एक ही चीज बताई, आपके सामने लिखा हुआ है पीडियाट्रिक एज कब से कब तक मानते हैं हम लोग, एट बर्थ से 18 ईयर्स। लेकिन क्वेश्चंस को थोड़ा ढंग से पढ़ना था आपको, है ना। अब ये क्वेश्चन तो जाहिर सी बात है, जब तक मैं नहीं बताता आप लोगों का ऑलमोस्ट बच्चों का गलत होता है ये क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पे अब आप लोग को समझना है वो क्वेश्चंस क्या है, तो सुनिएगा। दो चीजें आती है, मैं इसको आंसर बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो चीजें आप लोगों ने सुना होगा, एक तो होता है माय डियर डेवलपिंग कंट्री, दोनों वर्ड्स क्लियर कर लीजिएगा भैया, क्योंकि क्वेश्चंस आगे आएंगे आपके पास में। और एक होता है डेवलप्ड कंट्री। एक होता है डेवलपिंग कंट्री और एक क्या होता है डेवलप्ड कंट्री। देखिएगा दोनों का पहला मीनिंग समझिएगा, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्री का मतलब ऐसा देश जिसके अंदर विकास चल रहा है, ऐसा देश जिसके अंदर विकास चल रहा है, विकास हो नहीं गया उसके अंदर, विकास चल रहा है। तो हमारा इंडिया कैसा कंट्री है, तो सर हमारा इंडिया है वो डेवलपिंग कंट्री में आ रहा है, अभी तक इसके अंदर विकास चल रहा है, जिसे आप लोग विकासशील देश बोलते हो। हिंदी में क्या बोलते हैं, विकासशील, मतलब जिसमें विकास चल रहा है। और एक होता है डेवलप्ड, डेवलप्ड का मतलब जिसके अंदर विकास हो चुका है, विकसित देश जिसे आप बोलते हो, विकसित कंट्री, जिनमें किसी भी प्रकार के विकास की आवश्यकता नहीं है, जिसमें सारे यूके, चाइना, आपका ब्रिटेन, है ना, यूएन सब आ गए हैं। ये सारे के सारे कंट्रीज कैसे हैं, डेवलप्ड है, मतलब इनमें किसी प्रकार के कोई भी विकास की आवश्यकता नहीं है। बट हमारा इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री का पार्ट है, मतलब इसमें विकास चल रहा है, अभी तक हमारा इंडिया डेवलप्ड नहीं हुआ है, अभी तक हमारा इंडिया डेवलपिंग कंट्री में है। तो ये दोनों बहुत बार कंफ्यूज करेंगे आपको वर्ड। तो डेवलपिंग का मतलब जिसमें विकास चल रहा है, मतलब विकासशील देश जिसमें विकास चल रहा है। और डेवलप का मतलब विकसित देश, मतलब जिसमें विकास हो चुका है, जिसमें विकास की कोई भी आवश्यकता नहीं है, वो प्रॉपर रूप से फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली सब तरीके से फिट है। समझ में आया। तो याद रखना हमारा इंडिया कैसा कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, मतलब इसमें विकास चल रहा है। तो अब सुनिएगा कि डेवलपिंग कंट्री में जो पीडियाट्रिक एज होती है वो तो होती है माय डियर एट बर्थ से 18 ईयर, और जो डेवलप कंट्री में होती है एज वो होती है एट बर्थ से 16 ईयर। याद रखिएगा ये क्राइटेरिया WHO का है, और हम सब WHO के अकॉर्डिंग चलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो क्वेश्चंस क्या था, क्वेश्चंस को समझने से पहले एक बार ये कंसेप्ट क्लियर होना आप लोगों के लिए जरूरी था। तो डेवलपिंग कंट्री में एज होती है एट बर्थ से 18 ईयर, इसका मतलब हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया में पीडियाट्रिक एज एट बर्थ से 18 ईयर, जबकि फॉरेन कंट्री जो डेवलप हो चुके हैं उन सभी के अंदर पीडियाट्रिक एज एट बर्थ से 16 ईयर। समझ में आया। अब वापस क्वेश्चन की तरफ मैं मूव ऑन होता हूं। अब क्वेश्चन का आप पढ़ना है, ढंग से आंसर देना। देखिएगा मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द पीडियाट्रिक एज इन डेवलप्ड कंट्री, मतलब जिसमें विकास हो चुका है, कोई भी विकास की आवश्यकता नहीं है। तो अब राइट आंसर क्या होगा, यस, अब किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। अब राइट आंसर क्या होगा, तो इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं आप सभी के, बिल्कुल करेक्टली। अब सबका आंसर सही है सर, थर्ड, बिल्कुल एट बर्थ से 16 ईयर डेवलप्ड कंट्री में होती है। बट अगर मैं पूछ लेता यहाँ पे डेवलपिंग कंट्री में, तो राइट आंसर एट बर्थ से 18 ईयर चला जाता। देखिए इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा घुमा भी रहा हूं, इसका राइट आंसर आपको पता लग गया है, डेवलप्ड कंट्री में राइट आंसर एट बर्थ से 16 ईयर है। बिल्कुल सभी का आंसर एक्यूरेट है, एकदम करेक्ट है। बट मैंने इसी क्वेश्चन को घुमा दिया और घुमा के आप लोगों से पूछ लिया
व्हाट इज द नॉर्मल पीडियाट्रिक एज। ये लो भैया, क्वेश्चंस मैंने सिंपल सा रख दिया। देखो वही क्वेश्चन है ना, घूम के दोबारा किस तरीके से एग्जाम में पूछेगा। व्हाट इज नॉर्मल पीडियाट्रिक एज, ना तो उसने डेवलप मेंशन किया है, ना ही डेवलपिंग, कुछ भी मेंशन नहीं किया है। अब राइट आंसर दीजिएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। अब राइट आंसर आया है, जब कुछ भी मेंशन नहीं है तो एट बर्थ से 18 ईयर्स तक की एज को पीडियाट्रिक एज बोलते हैं भैया। यही हमारे डेवलपिंग, हम इंडिया में रहते हैं ना, तो इंडिया में कितने मानेंगे, एट बर्थ से 18 ईयर्स। लेकिन अगर उसे पूछना होगा डेवलप्ड, तो वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा इन डेवलप्ड कंट्री या इन डेवलपिंग कंट्री, और दोनों ही मेंशन नहीं है। सिंपल सा, व्हाट इज नॉर्मल पीडियाट्रिक एज, तो राइट आंसर 8 बर्थ से 18 ईयर्स। सिंपल सा क्वेश्चन। मोनाली, अरे सेकंड क्यों दे रहे हो भाई, मैंने 14 और 10 का तो कहीं जिक्र ही नहीं किया। ये दोनों तो कहीं नहीं है, ना डेवलपर में है ना डेवलप में है, ये दोनों तो कहीं नहीं है। सेकंड और फोर्थ तो कहीं नहीं है, दोनों में कंफ्यूजन था, 18 ईयर और 16 ईयर। यस, क्रिस्टल क्लियर हुआ? अरे क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर हुआ? यस या नो? ये सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे। चलिएगा, अब आगे हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन पीडियाट्रिक एज के रिगार्डिंग जो मैंने आपको बताया है, इसके बारे में आपको सभी को पता होना चाहिए कि पीडियाट्रिक एज कब से कब तक होती है। अब हम लोग हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं वापस से, पीडियाट्रिक के बारे में। देखिए मैंने क्या बोला, आप लोग जब पीडियाट्रिक पढ़ोगे ना तो आपके सारे न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाएंगे, बट फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ में बैठना है, पूरी कंसंट्रेशन के साथ में हमें सुनना है। पूरी कंसंट्रेशन के साथ में सुनोगे तो सब कुछ ठीक रहेगा, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके साथ में ड्रीमी स्टेट हो जाए। आप लोगों ने साइकेट्री के अंदर पढ़ा होगा कभी, ड्रीमी स्टेट एक कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर होता है, जिसके अंदर बच्चे की बॉडी तो प्रेजेंट होती है, क्लास में बच्चे की बॉडी तो प्रेजेंट है, बट उसका माइंड कहीं और ही रहता है। कॉपी किताब लेके सामने क्लास चल रही, लिख तो रहा है, बट उसका माइंड कहीं और है, उसका माइंड जा रहा है और यार मरीन ड्राइव पे क्या अभी जबरदस्त हवाएं चल रही है, ओहो क्या मजा आ रहा है भैया, बड़े पाव खा रहे हैं ना, बड़ा पाव खा रहे हैं बॉम्बे के ना, इंडिया गेट के पास में बैठ के, क्या मजा आ रहा है, स्ट्रीट फूड खा रहे हैं ना वहां पे, है ना, उत्पम खा रहे हैं, कभी क्या खा रहे हैं, दिमाग कहीं और है बट फिजिकली प्रेजेंट है, कहलाती है ड्रीमी स्टेट। कॉन्शियसनेस का एक डिसऑर्डर होता है जो ऑलमोस्ट स्टूडेंटों के साथ में होता है, बट आपके साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ड्रीमी स्टेट में ही रह जाओगे, है ना। तो पूरी कंसंट्रेशन के साथ में आपको बैठ के सुनना है, ठीक है। कहीं बड़े पाव की तरफ मत चले जाना, है ना, पाव भाजी कहीं गरम गरम मिल रही है तो ऐसा नहीं जाना वहां पे ना। तो देखिएगा, वापस बात करते हैं पीडियाट्रिक। तो अब हम लोग हमारे एक्चुअल पॉइंट को स्टार्ट करते हैं पीडियाट्रिक के बारे में। तो देखिएगा, पीडियाट्रिक वर्ड कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पीडियाट्रिक वर्ड, अच्छा आप सब ऑलमोस्ट महाराष्ट्र से हैं, है ना, तो मेरे को पता है ना महाराष्ट्र का फेमस फूड बड़ा पाव आप सभी खाते हो ना। चलिएगा, देखिएगा अब हम बात करें कि पीडियाट्रिक वर्ड कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, तो याद रखिएगा ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। पीडियाट्रिक वर्ड एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और कौन सा ग्रीक वर्ड है, तो ग्रीक वर्ड है हीलर ऑफ चिल्ड्रन। देखिएगा यहाँ पे हीलर का मतलब होता है केयर करने वाला। हीलर का मीनिंग क्या होता है, केयर किसकी, ऑफ चाइल्ड। तो जो बच्चों की केयर करता है, केयर ऑफ चिल्ड्रन, उसी को हम लोग बोलते हैं पीडियाट्रिशियन। क्या बोलते हैं माय डियर, पीडियाट्रिशियन। मैं यहाँ पे आप लोगों को सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा, बट मेरे नोट्स में कभी भी आपको इज एमआर नहीं दिखेगा, बिल्कुल सभी महाराष्ट्र से। तो मैंने क्या बोला, पीडियाट्रिक एक ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक वर्ड कौन सा है, हीलर ऑफ चिल्ड्रन। और हीलर का मतलब होता है केयर, किसकी केयर करने वाला, बच्चों की केयर। तो बच्चों की केयर जिसके द्वारा की जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, पीडियाट्रिशियन। और याद रखिएगा कि जो पीडियाट्रिक सब्जेक्ट है वो पीडियाट्रिशियन के द्वारा पढ़ी जाती है। किसके द्वारा पढ़ी जाती है, पीडियाट्रिशियन के द्वारा। तो एक और कंसेप्ट आपको क्लियर करना है साथ ही साथ में,
कि आप में से जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनमें से कोई भी पीडियाट्रिशियन नहीं है। कोई है क्या पीडियाट्रिशियन? यस। अरे आप अपने आप को कोई पीडियाट्रिशियन समझ रहा है? नहीं, मैं बच्चों का डॉक्टर हूं। कोई है क्या आप में से? है कोई? हो तो बताना मुझे। सारे हम क्या है? नर्सिंग ऑफिसर्स हैं। हम सब क्या है? नर्सिंग ऑफिसर्स हैं। तो कोई पीडियाट्रिशियन तो नहीं बैठा ना कहीं कोने में छुप के बैठा हो, सर मैं पीडियाट्रिशियन हूं। कोई नहीं है। हम सब क्या है? हम सब पीडियाट्रिक नर्स है ना, या फिर मैं बात करूं हम सब नर्सिंग ऑफिसर है। ठीक है, हम सब नर्सिंग ऑफिसर। तो हम में से पीडियाट्रिशियन तो कोई नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही है कि सर जो पीडियाट्रिक सब्जेक्ट है, जो पीडियाट्रिक सब्जेक्ट है वो पीडियाट्रिशियन के द्वारा पढ़ी जाती है। जो पीडियाट्रिक सब्जेक्ट है वो आपके पीडियाट्रिशियन के द्वारा पढ़ी जाती है। इसका मतलब हमारे द्वारा तो ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ी जाती। सर आपने तो कंफ्यूज कर दिया हमें, तो फिर हम क्या पढ़ेंगे? सर आपने तो कंफ्यूज कर दिया। पीडियाट्रिक ही अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो हमें से तो कोई पीडियाट्रिशियन तो है नहीं, तो इसका मतलब हम तो ये पढ़ेंगे नहीं। नहीं, हम भी ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बट पीडियाट्रिक नाम से नहीं पढ़ते हम लोग। हम जिस सब्जेक्ट के नाम से पढ़ते हैं उसका नाम होता है भैया चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। क्या पढ़ते हैं हम लोग? चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, या फिर इसी का नाम होता है पीडियाट्रिक नर्सिंग। तो पीडियाट्रिक नर्सिंग हमारे द्वारा पढ़ी जाती है सब्जेक्ट, जबकि पीडियाट्रिक सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ पीडियाट्रिशियन पढ़ता है। तो एक कंसेप्ट ये और क्लियर कर लेना साथ के साथ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों को डाउट होता है कि सर पीडियाट्रिक की क्लास है। पीडियाट्रिक ही नहीं है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग या पीडियाट्रिक नर्सिंग पूरा बोलना है। तो हम जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो कौन सा है? चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग या पीडियाट्रिक नर्सिंग। अभी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सिर्फ पीडियाट्रिक का पढ़ रहे हैं, पीडियाट्रिक या चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का बाद में पढ़ेंगे। यस, क्रिस्टल क्लियर हुआ दोनों पॉइंट्स? क्या होता है पीडियाट्रिक और क्या होता है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग? अब दोनों के अंदर ही मैं डिफरेंशिएशन आपको बता रहा हूं, दोनों के अंदर ही हम लोग बात करेंगे। यस, चलो आगे चलेगा। तो पहले तो हम लोग थोड़ा सा हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पीडियाट्रिक के बारे में। देन आफ्टर दैट हमारी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, जो हमारा मेजर सब्जेक्ट है, जो जिसे हम पढ़ते हैं उससे स्टार्ट करेंगे। पहले उससे पहले थोड़ा सा पीडियाट्रिक के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, फिर हम हमारी सब्जेक्ट के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो पहला तो मैं आपको पीडियाट्रिक के बारे में पढ़ाऊंगा, देन उसके बाद में मैं आपको चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। तो अब देखिएगा, मैंने आपको अभी भी बताया है कि जो पीडियाट्रिक सब्जेक्ट है वो आप लोगों का एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, और ग्रीक लैंग्वेज के अंदर आप हीलर ऑफ चिल्ड्रन बोलते हो। कितने वर्ड से मिलके बना हुआ है? तो कितने ग्रीक वर्ड मिलके, कितने ग्रीक वर्ड मिलके आपके पीडियाट्रिक का फॉर्मेशन करते हैं? तो याद रखना, पीडियाट्रिक जो है आपके 3 ग्रीक वर्ड मिलके, 3 ग्रीक वर्ड होते हैं, और 3 वर्ड से मिलके आपका पीडियाट्रिक बना हुआ है। ग्रीक वर्ड कितने होते हैं? 3 ग्रीक वर्ड होते हैं, उन तीनों से मिलके आपका पीडियाट्रिक बना हुआ है। कितने ग्रीक वर्ड है? 3। तो पीडियाट्रिक को तोड़ लो, कौन कौन सा? पहला है पीडिया, पीडिया का मतलब होता है डियर चाइल्ड। सेकंड है इयाट्रिक, इयाट्रिक का मतलब होता है ट्रीटमेंट। सुनिएगा, बहुत बेसिक सी चीजें आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट है इक, इक का मतलब होता है ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। देखिएगा, अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन बनाऊं तो आराम से बन जाएगी। कैसे बनेगी डेफिनेशन? तो मेडिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच, मेडिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर बच्चों के बारे में स्टडी की जाती है, जिसके अंदर बच्चों के बारे में स्टडी की जाती है, और बच्चों से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उन सभी डिसऑर्डर का क्या दिया जाता है भैया? ट्रीटमेंट दिया जाता है। और आप सभी को पता है ट्रीटमेंट देने का राइट सिर्फ और सिर्फ बच्चों को डॉक्टर ही कर सकता है, जिसे पीडियाट्रिशियन नाम से आप लोग जानते हो। अरे कोई बीमारी होती है
तो वो ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ पीडियाट्रिशियन के पास में आएगा। क्या आपके पास में आएगा क्या? नहीं साहब, ये इसकी प्रॉब्लम है, मैं दूंगा इसको ट्रीटमेंट। हम लोग कभी भी ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स देता है। हमारा काम क्या होता है? हमारा काम इतना सा है कि जो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया है उसको फॉलो अप करना है, यानी कि बच्चों को केयर देनी है या किसी भी पेशेंट को केयर देनी है। तो ट्रीटमेंट जिस ब्रांच में दिया जाता है बच्चों को, वो ब्रांच कहलाती है पीडियाट्रिक, और जिसके अंदर बच्चों को केयर दी जाती है या उस ट्रीटमेंट को फॉलो अप किया जाता है तो वो ब्रांच कहलाती है पीडियाट्रिक नर्सिंग। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है, दोनों क्रिस्टल क्लियर कर लेना। पीडियाट्रिक के अंदर बच्चों को ट्रीटमेंट दिया जाता है जो कि पीडियाट्रिशियन देता है, और वही ट्रीटमेंट डॉक्टर लिख के जाता है ना, ये दवाई दे देना भैया, इसको ये दे देना, इसको ये दे देना, इसको ये दे देना। तो डॉक्टर ने तो ट्रीटमेंट लिखा, तो ट्रीटमेंट तो देना बच्चों को पीडियाट्रिशियन का काम है, वो तो पीडियाट्रिक में पढ़ते हैं। जबकि वो ट्रीटमेंट जो डॉक्टर लिख के गया वो हम देते हैं फिर। हाँ, इसको इतनी बजे ये इतनी ड्रॉप से देनी है, ये इतना, इसको मोनोसेव इतना देना है, इसको पीसीएम इतनी देनी है, इसको इतना देना है। तो वो ट्रीटमेंट को क्या कर रहे हैं हम लोग? फॉलो अप कर रहे हैं, या वो केयर ही हो गई एक तरीके से। तो हमारे द्वारा जो बच्चों को केयर दी जाती है वो कहलाती है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। याद रखिएगा, दोनों अलग अलग वर्ड है, पीडियाट्रिक और पीडियाट्रिक नर्सिंग। तो पीडियाट्रिक के अंदर बच्चों को ट्रीटमेंट दिया जाता है, जबकि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर आप लोग बच्चों को केयर देते हो या उसी ट्रीटमेंट को फॉलो अप करते हो। दोनों क्लियर हुए? पीडियाट्रिक और पीडियाट्रिक नर्सिंग, यस, दोनों के दोनों क्लियर हुए। क्या होता है पीडियाट्रिक और पीडियाट्रिक नर्सिंग? मेरी आवाज आप तक लेट पहुंचती है क्या? अरे दोनों क्लियर हुए क्या? देखो, आप जब तक रेस्पॉन्स नहीं दोगे तो मुझे कैसे पता लगेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? तो आप रेस्पॉन्स दोगे तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा ना। अब ऐसे तो मैं पढ़ा के चला जाऊंगा, आप लोग रेस्पॉन्स ही नहीं करोगे तो, है ना? मैंने क्या बोला? मैं चाहूँ बहुत स्पीडली भी पढ़ा सकता हूँ, बट मैं आराम से आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमारे कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि हमें कोचिंग एक बार करनी है, बार बार नहीं करेंगे। एक बार में ही ढंग से करेंगे हम कोचिंग, एक बार में हमें झंडे ढंग से काटने, एक बार में ढंग से पढ़ना है, और एक बार में पढ़ के हम सिलेक्शन लेंगे। तो एक बार में करेंगे हम सब, है ना? तो लेकिन एक बार करें तो ढंग से कर देंगे। तो अब मैं पहले पीडियाट्रिक की डेफिनेशन आपको मेंशन कर देता हूँ। पीडियाट्रिक डेफिनेशन होती क्या है तो देखिएगा, पीडियाट्रिक का डेफिनेशन का मतलब क्या है तो सुनिएगा। डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। पीडियाट्रिक एक मेडिकल साइंस की ब्रांच है। इसमें करते क्या है? इन विच स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। ग्रोथ का मतलब होता है बच्चे का वेट का बढ़ना, बच्चे की हाइट का बढ़ना, और डेवलपमेंट का मतलब होता है बच्चे के माइंड का मैच्योरेशन होना। यही तो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैंने बताया था आपको ना, इसी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, यही है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मैंने क्या बोला? मेडिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, तो जिसके अंदर हम लोग बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे बच्चे का वेट बढ़ता है, कैसे बच्चे की हाइट बढ़ती है, कैसे बच्चे का माइंड मैच्योर होता है। तो वेट और हाइट का बढ़ना ग्रोथ कहलाता है। ओवरऑल बात करो तो सेल का नंबर या सेल की साइज का बढ़ना ग्रोथ, माइंड का मैच्योर होना डेवलपमेंट कहलाता है। आगे यही टॉपिक पढ़ेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता क्या है, डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो मैंने क्या बोला आप सभी को, तो याद रखिएगा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करना ये एंड प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू रिलेटेड डिसऑर्डर। और बच्चों के अंदर होने वाले जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, बच्चों के अंदर होने वाले जितने भी बीमारियां हैं, उन सभी का ट्रीटमेंट देना। कब तक? तो याद रखना, अप टू 18 ईयर्स, अप टू 18 ईयर्स, 18 साल तक, बर्थ से लेकर और 18 साल तक बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना, और उनसे रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स है उन सभी डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट देना पीडियाट्रिक कहलाता है, ना कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। क्या कहलाता है? सिर्फ पीडियाट्रिक कहलाता है। तो पीडियाट्रिक की डेफिनेशन आपको क्लियर मेंशन हो गई होगी। बच्चों के बारे में पढ़ना और बच्चों से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स है उन सभी का ट्रीटमेंट देना। 18 साल तक क्या कहलाता है? पीडियाट्रिक कहलाता है, सिर्फ पीडियाट्रिक कहलाता है, नॉट पीडियाट्रिक नर्सिंग।
आप लोग साथ के साथ मेंशन भी कर रहे हो ना, लिख रहे हो ना, अपने नोट्स बना रहे हो ना आप? यस, सभी को साथ के साथ में लिखते हुए भी चलना है। और जहां जहां क्वेश्चन आएगा वहां वहां देखिएगा, मैं जितने भी आपको क्वेश्चन करवाऊंगा पीडियाट्रिक में, उन सबको साथ के साथ में लिखना भी है क्वेश्चन को, ताकि आप जब रिवाइज करो तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से पीडियाट्रिक में क्वेश्चन बनता है। चलेगा, ये हमारे बेसिक सी बात हो गई। अब हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि सर सबसे पहले पीडियाट्रिक वर्ड का यूज किसने किया। देखिएगा, एक जनरल सी चीज बताता हूं आपको मैं। सर टाइम स्क्रीन ऑटोमेटिकली रोटेट होता है, मतलब मूवमेंट करता है क्या, ऊपर नीचे हो रहा है? कोई बात नहीं, बिल्कुल चेक योर फोन सेटिंग, बिल्कुल एग्जैक्टली, है ना। चलेगा, अब देखिएगा मैं आपको एक छोटा सा एक सिंपल सा एग्जाम दे रहा हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। तो देखो, जब आप लोग पैदा हुए थे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेता हूं मैं, बहुत सारे स्टूडेंट है, इनमें से एक स्टूडेंट का नाम लेता हूं, जैसे कि आनंद जी है ना। ये आनंद जी जिन्होंने ये क्वेश्चन दिया है, हाँ क्लास के बाद देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आनंद जब पहली बार पैदा हुआ, जब आप पहली बार पैदा हुए थे, तो पैदा होते से तो आपका नाम आनंद नहीं रख दिया गया। घर वाले क्या सोचते हैं कि यार ये बच्चा पैदा तो हो गया, अब इसका नाम क्या रखें, मतलब अब इसके नाम को डिसाइड करना था। तो पहले के लोग क्या थे, पहले के लोग क्या, अभी भी के आज के भी लोग, आज के भी जनरेशन ऐसी है कि पहले में आज में एक छोटा सा डिफरेंस और हो गया, वो आप भी बताऊंगा मैं। तो जब आप पैदा हुए थे, तो पैदा होते से तो आपका नाम आनंद नहीं था, घर में कोई आपको डुग्गू बुलाता था, कोई मुग्गू बुलाता था, कोई चीनू बुलाता, एक्स वाई जेड, जिसको भी जो भी नाम मुंह पे आ रहा है वो प्यार से आपको बुलाता था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया तो घर वाले ने बोला कि यार अब इसका नाम हमें डिसाइड करना है कि इसका नाम रखेंगे क्या। तो हम पंडित जी के पास में जाते थे, ब्राह्मण के पास में, जो पंडित जी होते हैं हमारे, उनके पास में जाते थे। हम बोलते थे कि साहब हमारे घर में एक पुत्र प्राप्त हुआ है हमें, यानी कि हमारे को एक बेटा हुआ है, तो इसका नाम हमें क्या रखना है। तो वो पंडित जी बोलते थे कि आप इसका नाम है ना ए पे रख लो, ए पे इसका नाम बहुत शुभ रहेगा, है ना। अल्फाबेटिकली नाम बता देते वो कि ए पे रख लो आप इसका नाम। अब घर वालों ने कोई इनको अरविंद बोला, है ना, किसी ने इनको आरव बोला, किसी ने इनको आर्यन बोला, किसी ने क्या बोला, किसी ने क्या बोला, सबको शूट नहीं हुआ यार, ये नाम अच्छा नहीं है। अब इनके पापा आए और इनके पापा ने बोला कि आज से इसका नाम आनंद है, क्योंकि ये आनंद की प्राप्ति करवाता है हमें, इसके आने से हमारे घर में आनंद ही आनंद हो गया, खुशियां ही खुशियां हो गई। तो ऐसे पंडित जी ने नाम निकाला है, तो आज से इसका नाम आनंद रख दिया। तो जिस दिन आपका नाम डिसाइड हुआ, पहली बार आपको घर में जिसने भी आनंद बोला, उसी को क्या बोल दिया, फादर ऑफ आनंद, फादर ऑफ आनंद। तो सेम ऐसा ही हमारे पीडियाट्रिक में है कि पीडियाट्रिक वर्ड सबसे पहले जिसने दिया, उसी को हम लोगों ने क्या बोल दिया, फादर ऑफ पीडियाट्रिक। तो क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट कि फादर ऑफ पीडियाट्रिक कौन है। तो पहली बार जिसने ये वर्ड यूज किया, यानी कि क्वेश्चन आता है फादर ऑफ पीडियाट्रिक कौन है। तो याद रखिएगा माय डियर, फादर ऑफ पीडियाट्रिक जो है, जो पहली बार जिसने नाम यूज किया फादर ऑफ द पीडियाट्रिक, जिसने पीडियाट्रिक वर्ड दिया, उनका नाम था डॉक्टर, या सीधा लिख लो अब्राहम जैकब, नाम है उसका अब्राहम जैकब।
अब्राहम जैकॉब्स करके एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिन्होंने बच्चों के बारे में पढ़ाई स्टार्ट की और इन्होंने बच्चों के बारे में ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, तो इन्हीं को हम लोगों ने क्या बोल दिया, अब्राहम जैकॉब्स। तो याद रखना, अब्राहम जैकॉब्स को फादर ऑफ द पीडियाट्रिक के नाम से जानते पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में पहली बार इन्होंने यूज किया। बट अगर क्वेश्चन आए कि फादर ऑफ पीडियाट्रिक इन इंडिया, याद रखिएगा फादर ऑफ पीडियाट्रिक इन इंडिया, क्वेश्चंस को मैंने चेंज कर दिया है, वापस से सुनिएगा। फादर ऑफ पीडियाट्रिक इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर किसने सबसे पहले बच्चों की केयर करने के बारे में सोचा, किसने सबसे पहले बच्चों को ट्रीटमेंट देना स्टार्ट किया, तो इंडिया के अंदर जिसने किया उसी को क्या बोल दिया, इंडियन पीडियाट्रिशियन का फादर। तो फादर ऑफ द पीडियाट्रिक इन इंडिया, अगर स्पेशली इंडिया मेंशन होता है फादर ऑफ पीडियाट्रिक, तो राइट आंसर अब्राहम जैकॉब्स। बट पूछेगा फादर ऑफ पीडियाट्रिक इन इंडिया, तो इंडिया के अंदर फादर ऑफ पीडियाट्रिक है डॉक्टर जॉर्ज सीएलओ। उस टाइम पे इंडिया हमारा अंग्रेजों का गुलाम था, तो उस टाइम पे अंग्रेज था डॉक्टर जॉर्ज सीएलओ करके, वो इंडिया के अंदर था, उसी ने बच्चों की केयर करने के बारे में सोचा, और क्योंकि उनको मैन पावर चाहिए था उस टाइम पे ना, तो उन्होंने बच्चों की केयर करने के बारे में सोचा, इसलिए उनको इंडियन पीडियाट्रिक फादर के नाम से जान लिया। फादर ऑफ पीडियाट्रिक इन इंडिया कौन है, डॉक्टर जॉर्ज सीएलओ। बट एक क्वेश्चन यहाँ पे फंसता है, और वो क्वेश्चन किस तरीके से आता है, चलो इन्होंने तो नाम दिया, लेकिन लीगली अगर मैं बात करूं कि इंडिया के अंदर सबसे पहला पीडियाट्रिशियन कौन था, फर्स्ट इंडियन पीडियाट्रिशियन, मतलब सबसे पहला इंडिया के अंदर डॉक्टर कौन था बच्चों का, ये क्वेश्चन भी आता है। फर्स्ट इंडियन पीडियाट्रिशियन कौन है, क्योंकि हम लोग इंडिया से, तो इंडिया के बारे में तो बात करेंगे, पता होना चाहिए। फर्स्ट इंडियन पीडियाट्रिशियन कौन है, यस कमेंट करो फटाफट, पता है, यस पता है आप सभी को फर्स्ट इंडियन पीडियाट्रिशियन कौन है, पहला इंडिया के अंदर बच्चों का डॉक्टर कौन था, फर्स्ट इंडियन कौन था पीडियाट्रिशियन, यस सुनील चौधरी जी ने बोला नो सर, किसी को आइडिया है, यस टाइप करें फटाफट, कमेंट करें। अरे फटाफट बताओ भाई, याद है, नहीं है तो नो करो, यस पता है तो करो, लिखो ना। अरे आंसर बताने से हमारे आंसर हम भूल नहीं जाएंगे, आंसर बताने से हमारे खुद के कंसेप्ट क्लियर होंगे। डॉक्टर जॉर्ज सीएलओ, ये तो फर्स्ट इंडियन पीडियाट्रिशियन नहीं है, ये फादर ऑफ पीडियाट्रिक है। मैंने बोला फर्स्ट इंडियन पीडियाट्रिशियन, बच्चों का इंडिया के अंदर पहला डॉक्टर कौन था, फर्स्ट इंडियन कौन था, इंडियन की बात कर रहा हूं यहाँ पे ना, इंडियन की बात करें, फर्स्ट इंडियन पीडियाट्रिशियन कौन है, तो लिख लीजिएगा भैया जेविका कश्यपा। जेविका कश्यप, जेविका कश्यपा इज द फर्स्ट इंडियन पीडियाट्रिशियन, स्टार करके लिख लीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आता है, डॉक्टर केसी चौहान नहीं है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है कि फर्स्ट इंडियन पीडियाट्रिशियन कौन है, तो क्या बताएंगे, जेविका कश्यपा। जेविका कश्यपा फर्स्ट इंडियन पीडियाट्रिशियन, ठीक है। पांगे मनीषा वेजनाथ, एक एक पॉइंट आपका क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। अब देखो 3 क्वेश्चन यहाँ से बन चुके हैं आपके, फादर ऑफ पीडियाट्रिक अब्राहम जैकॉब्स, अगर पूछा जाएगा फादर ऑफ पीडियाट्रिक इंडिया तो डॉक्टर जॉर्ज सीएलओ, अगर पूछा जाएगा फर्स्ट इंडियन पीडियाट्रिशियन तो जेविका कश्यपा। यस 3 क्वेश्चन बन गए ना, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में। अभी तो शुरुआत है डियर, अभी तो मैं इंट्रो पढ़ा रहा हूँ, अभी तक हमारे मेन सब्जेक्ट पे मैं गया नहीं हूँ, अभी तक मैंने आपको पीडियाट्रिक के बारे में स्टार्ट नहीं किया है, अभी तक मेन सब्जेक्ट में स्टार्ट नहीं किया है। मेन सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे, मैंने 3 टॉपिक बताए थे, पहला ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दूसरा जनरल पीडियाट्रिक, तीसरा सिस्टमैटिक पीडियाट्रिक। अभी तक तो सिर्फ हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, फिर हम हमारे टॉपिक्स के ऊपर आएंगे। केसी चौहान वगैरह तो सब बाद में आए थे,
पहले देखा जैविका कश्यप नाम से था, ठीक है, चलेगा। अब देखिएगा हम बात कर रहे हैं इंपोर्टेंट यहाँ पे, ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन था पीडियाट्रिक के रिगार्डिंग, ये डॉक्टर पढ़ेंगे, अब हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अब हम जो सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे उसका नाम क्या है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग या पीडियाट्रिक नर्सिंग। हमारा जो मेन सब्जेक्ट है माय डियर वो कौन सा है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, इसी का नाम क्या है, पीडियाट्रिक नर्सिंग। हम जो नर्सिंग वाले होते हैं वो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के नाम से सब्जेक्ट पढ़ते हैं या पीडियाट्रिक नर्सिंग के नाम से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। कभी भी आपकी बुक्स के ऊपर पीडियाट्रिक अकेला लिखा हुआ नहीं आएगा, या तो आएगा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पूरा या पीडियाट्रिक नर्सिंग आएगा, इस तरीके से आता है। तो क्या है डियर, तो याद रखिएगा पीडियाट्रिक नर्सिंग एक नर्सिंग की ऐसी ब्रांच, इट इज अ ब्रांच ऑफ नर्सिंग। किसकी ब्रांच है, ये नर्सिंग की ब्रांच है, जिसके अंदर हम लोग करते क्या है, इन विच प्रोवाइड होलिस्टिक केयर, याद है ना, केयर प्रोवाइड करवाते हैं, होलिस्टिक केयर टू दी चिल्ड्रन। बच्चों को होलिस्टिक केयर देते हैं कब, ड्यूरिंग, या तो बच्चे बीमार होंगे तब, ड्यूरिंग इलनेस, या फिर नॉर्मल डिलीवरी होगी, मतलब वेलनेस के दौरान भी देते हैं हम लोग। इलनेस और वेलनेस के दौरान हमारे द्वारा बच्चों को जो केयर दी जाती है, हमारे द्वारा बच्चों को जो केयर दी जाती है उसी को क्या बोलते हैं, पीडियाट्रिक नर्सिंग। कब तक देंगे, अप टू 18 ईयर्स, अप टू 18 ईयर्स। तो 18 साल तक ट्रीटमेंट देना पीडियाट्रिक कहलाता है, 18 साल तक बच्चों को केयर देना पीडियाट्रिक नर्सिंग कहलाता है। यस, तो दोनों टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर हुई, क्या होती है पीडियाट्रिक और क्या होती है पीडियाट्रिक नर्सिंग। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है आप सभी से कि आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ में मेरे साथ में जुड़े हुए हो और एक एक बात आपको क्लियर हो रही होगी। जो मेरा जो मेन एम है वो आपके कंसेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि एम्स में जो भी क्वेश्चंस आते हैं या फिर जितने भी आप एग्जाम देते हो कंपटीशन में, उसमें आपका कंसंट्रेशन या कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलेगा, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट, देखिएगा ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन पीडियाट्रिक और पीडियाट्रिक नर्सिंग के बारे में, सिंपल सा इंट्रोडक्शन पीडियाट्रिक और पीडियाट्रिक नर्सिंग के बारे में। अब हम लोग हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जब बच्चा इंट्रायूट्राइन लाइफ में होता है तो बच्चे की ग्रोथ होती है और बच्चे का डेवलपमेंट होता है। अब हम लोग हमारे एक कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया आप सभी को वो सिंपल सा इंट्रोडक्शन था, बस पीडियाट्रिक और पीडियाट्रिक नर्सिंग का रिगार्डिंग दोनों टर्मिनोलॉजी मैंने क्लियर कर दी है, क्वेश्चन जो आते हैं वो मैंने आपको बता दी। अब क्वेश्चन जो बने गए वो मेन टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं, तो मैं स्टार्ट करने वाला हूं, तो सब लोग रेडी हैं। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास में पूरी पीडियाट्रिक का, और वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने अभी अभी बताया था आप लोगों को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना, तो दोनों वर्ड्स अलग अलग है, ग्रोथ अलग है और डेवलपमेंट अलग है। ग्रोथ अलग होता है और डेवलपमेंट अलग होता है। अब देखिएगा एक एक वर्ड, दोनों वर्ड अलग अलग है, ग्रोथ भी अलग है और डेवलपमेंट भी अलग है। ये पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके पीडियाट्रिक से, जिसका नाम क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब देखिएगा एक एक वर्ड पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्रोथ। ग्रोथ क्या होगी, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्रोथ। आप स्पीड की टेंशन मत लो, स्पीड इतनी रखू कि ज्यादा रखू, बताओ स्पीड इतनी रखू कि ज्यादा रखू, क्योंकि आज फर्स्ट डे है तो मैंने देखा स्पीड नॉर्मल रहनी चाहिए। यस, सभी स्टूडेंट बताएंगे मुझे स्पीड इतनी रखें या ज्यादा रखें, या सही चल रहा है सर। स्पीड से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको।
इतनी ही रखो सर लास्ट तक, बेटर है सर, नो प्रॉब्लम, चलिएगा इसी स्पीड से पढ़ेंगे तो, ठीक है चलिएगा। देखिएगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, सबसे पहला टॉपिक हमारे पास में ग्रोथ। तो देखिएगा यहाँ पे समझते हैं, मैंने अभी अभी बताया था आपको कि स्पर्म, ये स्पर्म है सपोज कीजिएगा, और ये ओवम है, दोनों के दोनों क्या है, सेल है। ये स्पर्म है मेल से आया हुआ, ये फीमेल से आई हुई सेल है, ये भी ओवम है। जब ये दोनों आपस में आके मिलते हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये बन गया जाइगोट। देखो स्पर्म और ओवम दोनों के दोनों सेल है, तो जब दोनों आपस में आके मिले तो क्या बना, जाइगोट। कुछ टाइम बाद लगभग 2 से 8 वीक तक ये डेवलप हुआ, क्या बोल दिया, एम्ब्रियो। फिर 9 वीक से टिल डिलीवरी थोड़ा सा बड़ा हुआ, इसे क्या बोल दिया, फीटस। समझ में आया, ये स्पर्म और ओवम दोनों आपस में आके मिले, क्या बनाया, जाइगोट। फिर थोड़े टाइम बाद में क्या बना, एम्ब्रियो। फिर थोड़े टाइम बाद में क्या बना, फीटस। तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है। हाँ सर हमें समझ में इतना सा तो आ गया है कि स्पर्म और ओवम दोनों की दोनों सेल है, हमें समझ में इतना सा आ गया है कि स्पर्म और ओवम, ये स्पर्म है ये ओवम है। तो सर इतना सा हमें समझ में आ गया कि स्पर्म और ओवम दोनों से सेल है। जब दोनों आपस में आके मिली तो कुछ टाइम तक जाइगोट बोलेंगे, थोड़े से टाइम बाद में इनको एम्ब्रियो बोल दिया, फिर उसके बाद में फीटस बोला। तो सर इतना हमें क्रिस्टल क्लियर हुआ कि सर ये जो सेल है ना, इनकी साइज बढ़ रही है यहाँ पे। बोलो, देखो पहले इतनी इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी। इसका मतलब सर यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल की साइज बढ़ रही है। तो इंक्रीज साइज ऑफ सेल, या तो सेल की साइज बढ़ जाए, या फिर सर ये है स्पर्म और ओवम, ये बन गया जाइगोट, ये बन गया सर एम्ब्रियो, सर ये बन गया फीटस। तो सर यहाँ पे नंबर बढ़ रहे हैं, तो एक ही बात है, सेल के साइज का बढ़ना या सेल के नंबर का बढ़ना, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल। तो याद रखिएगा, सेल की साइज का बढ़ना या सेल के नंबर का बढ़ना क्या कहलाता है, ग्रोथ कहलाता है। सुनिएगा, क्या कहलाता है डियर, ग्रोथ कहलाता है। तो सेल के नंबर का बढ़ना या सेल की साइज का बढ़ना ही क्या कहलाता है, ग्रोथ। बट ग्रोथ कब बोलेंगे, जब दोनों की दोनों कंट्रोल रूप से बढ़ेंगे। सेल की साइज और सेल के नंबर जब कंट्रोल रूप से बढ़ते हैं तभी आप ग्रोथ बोलते हो। अगर अनकंट्रोल रूप से, याद रखना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल, अगर सेल की ग्रोथ अनकंट्रोल रूप से बढ़ रही है, कोई कंट्रोल नहीं है, सेल की ग्रोथ में कोई भी कंट्रोल नहीं है, तो याद रखना इसको फिर कभी भी ग्रोथ नहीं बोलते हैं। अगर अनकंट्रोल ग्रोथ होती है सेल की तो इसे हम लोग बोलते हैं कैंसर। क्या बोलते हैं माय डियर, कैंसर। तो सेल की अनकंट्रोल रूप से साइज का बढ़ना, सेल का अनकंट्रोल रूप से नंबर का बढ़ना कैंसर कहलाता है, कभी भी ग्रोथ नहीं बोलेंगे माय डियर, याद रखिएगा। तो कब बोलेंगे ग्रोथ, जब सेल के नंबर और सेल की साइज दोनों की दोनों कंट्रोल रूप से बढ़ेगी तो ही हम इसे ग्रोथ बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। समझ में आ गया। तो कंट्रोल रूप से सेल के नंबर का बढ़ना, सेल की साइज का बढ़ना क्या कहलाता है, ग्रोथ। यस, एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट। यस, अब देखिएगा आगे बात करते हैं। देखिएगा भैया, जब सेल की साइज और नंबर बढ़ते हैं ना तो बच्चे का वेट और हाइट बढ़ती है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सेल की साइज बढ़ेगी तो क्या होगा, बच्चे की हाइट बढ़ेगी। सेल के जब नंबर बढ़ेंगे तो बच्चे का वेट बढ़ेगा। और वेट और हाइट को बोलते हैं फिजिकल पैरामीटर। वेट और हाइट को क्या बोलते हैं, फिजिकल। अरे आपका फिजिक्स बढ़ेगा, कुल मिला के फिजिकल पैरामीटर बढ़ेगा। और फिजिकल पैरामीटर में क्या बढ़ेगा कि सर एक तो बच्चे का वेट बढ़ेगा और एक बच्चे की हाइट बढ़ेगी। तो वेट और हाइट का बढ़ना भी क्या कहलाता है, ग्रोथ कहलाता है। वेट और हाइट का बढ़ना भी क्या कहलाता है, ग्रोथ। इसी वजह से 8 बर्थ पे बच्चे का वेट 3 किलो होता है और बच्चे की हाइट 50 सेंटीमीटर होती है। अभी बताऊंगा कौन करवाता है इंट्रायूटर लाइफ में, बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो मैंने क्या बोला, ग्रोथ एक प्रकार का फिजिकल पैरामीटर, और फिजिकल पैरामीटर में होता क्या है, वेट और हाइट दोनों के दोनों फिजिकल पैरामीटर है। अरे ये फिजिक्स ही तो है आप लोगों के लिए, आपकी फिजिक्स है नहीं, बोलते ना मेरा फिजिकल में फिट हो गया। फिजिकल फिट का मतलब आप ना तो ओबेज हो, ना ही आपकी हाइट ज्यादा है, प्रॉपर हाइट है और प्रॉपर ही आपका वेट है, तो आप फिजिकली फिट हो। अगर फिजिकल के साथ माइंड काम कर रहा है तो इसका मतलब मेंटली भी फिट हो। तो माइंड इज द मेंटल पैरामीटर
यानी कि डेवलपमेंट, और वेट और हाइट इज द फिजिकल पैरामीटर यानी कि ग्रोथ। तो वेट और हाइट का बढ़ना क्या कहलाता है? ग्रोथ या फिजिकल पैरामीटर बोलते हैं। अब देखो, वेट और हाइट को मेजर कर सकते हैं? यस सर। तो ग्रोथ कैसा पैरामीटर है? क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव का मतलब जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। मतलब ग्रोथ एक प्रकार का मीजरेबल फिनोमिना है, मीजरेबल पैरामीटर है, मतलब मेजर कर सकते हैं। अरे बताओ, वेट और हाइट को मेजर कर सकते हो? यस सर, बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपने आप का वेट बता सकते हो? यस, इसका मतलब मेजर कर सकते हो। आप अपनी हाइट बता सकते हो? इसका मतलब आप मेजर कर सकते हो। तो ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, ग्रोथ की हम गिनती कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है गणना करना, है ना? गणना हम लोग जिसकी कर सकते हैं वो ग्रोथ कहलाता है। तो वेट और हाइट दोनों को दोनों आप मेजर कर सकते हो, इसलिए ग्रोथ एक प्रकार का मेजरेबल या क्वांटिटेटिव फिनोमिना होता है। यस, क्रिस्टल क्लियर हुआ? तो ग्रोथ क्या है? एक फिजिकल पैरामीटर है, क्वांटिटेटिव पैरामीटर है, इसको हम लोग वेट और हाइट को मेजर आराम से कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है हमारे लिए? क्वांटिटेटिव फिनोमिना है। अब बात करते हैं कि सर किसमें मेजर करेंगे? वेट को किसमें करते हैं, हाइट को किसमें करते हैं, ये भी बता दो। बिल्कुल, यहां से भी क्वेश्चन आता है, यहां से भी क्या क्वेश्चन आएगा तो सुनिएगा, देखिएगा। मैं बात कर रहा हूं ग्रोथ को आप मेजर कर सकते हो, इसका मतलब वेट और हाइट को मेजर कर सकते हो। बिल्कुल। तो वेट को बात कर लेते हो, वेट को हम लोग मेजर कैसे करते हैं? तो आप मार्केट में जाते हो सब्जी लाने के लिए, तो क्या बोलते हो दुकानदार को? भैया 1 पाव, बोलते हो 1 पाव अदरक दे दो, 1 किलो आलू दे दो, 500 ग्राम लहसन दे दो, बोलते हो नहीं? तो कहने का मतलब हम लोग वेट को या तो ग्राम में मेजर कर सकते हैं, या किलोग्राम में मेजर कर सकते हैं, या पाउंड में मेजर कर सकते हैं। पाउंड का एक दूसरा नाम है माय डियर एलबीएस। वैसे मैं क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे, लेकिन मैंने लिख दिया एलबीएस, कोई बात। तो ग्राम याद रखना, सेंटीमीटर में नहीं करते हैं। अरे रजनी जी, सेंटीमीटर में नहीं करते हैं, रजनी जी हम सेंटीमीटर में नहीं करते हैं, ग्राम में या केजी में या पाउंड में करते हैं। यस, समझ में नहीं आया? तो वेट को हम लोग मेजर कैसे करते हैं? ग्राम में, पाउंड में, या सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर का नाम आ गया, केजी में, है ना? ग्राम, किलोग्राम या पाउंड, समझ में आया? बिल्कुल डियर। अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन किस तरीके से यहाँ पे बनेगा? तो यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे आपको पता है 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। और 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000। लेकिन यहाँ पे बात करें आप लोगों के लिए पाउंड की, तो पाउंड क्या है? तो सुनो भैया, 1 पाउंड में, 1 पाउंड में 1 पाउंड, 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं? तो याद रखना है 454 ग्राम होते हैं माय डियर, 454 ग्राम होते। 1 पाउंड इक्वल टू 454 ग्राम। लेकिन अगर 1 किलो की बात करूं, 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम, और 1 किलो के अंदर पाउंड अगर पूछूं तो 2.2 पाउंड होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यानी कि एलबीएस और पाउंड इक्वल है। तो 1 पाउंड में 454 ग्राम होते हैं, 1 किलो में 1000 ग्राम, या 2.2 पाउंड होते हैं डियर। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार कर लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्टार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब सुनिएगा इंपॉर्टेंट, ये 50 क्या लिखा है? 50 बांगे मनीषा वेजनाथ, क्या लिखा है मनीषा जी? ये 50 क्या है? नहीं डियर, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अभी नोटसेट में क्वेश्चन था कि 1 पाउंड इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स, 1 पाउंड इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स? तो राइट आंसर 454 ग्राम्स, 454 ग्राम होते हैं 1 पाउंड में, ठीक है? तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि एक बच्चा है जिसका वेट लगभग 4000 ग्राम है, क्वेश्चन देखना, गरिमा समझना, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने का तरीका सुनिएगा। एक बेबी है, इफ बेबी वेट 4000 ग्राम, कैलकुलेट इन पाउंड, तो कितने पाउंड का बच्चा होगा? पहला ऑप्शन 2.2 पाउंड,
दूसरा ऑप्शन 404 ग्राम्स। तीसरा ऑप्शन 5 पाउंड। चौथा ऑप्शन 10 पाउंड। यस, अब आंसर दो, अब आंसर दीजिएगा। एक बच्चा है जिसका वेट 4000 ग्राम है, तो उसको पाउंड में कितना होगा? इफ बेबी वेट इज 4000 ग्राम्स कैलकुलेट इन पाउंड, तो कितना होगा? यस, तो 1 ग्राम में मतलब 1 किलो में 1000 किलो, अरे मतलब 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम, तो 1 किलो में कितने पाउंड होते हैं? तो सर 1 किलो में 2.2 पाउंड होते हैं। 1 किलो में 2.2 पाउंड होते हैं। जब 1 किलो के अंदर आपके 2.2 पाउंड होंगे, 2.2 पाउंड इक्वल टू 1 केजी, तो यहाँ पे बच्चा कितना? 400 ग्राम, मतलब 4 किलो का बच्चा है। 4 किलो का बच्चा तो कितने पाउंड? तो 2.2 4 कर लो, 4 कर लो, आराम से निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा ना। इंटू कर लो इसको 4 से, 2.8 तो लगभग 8.8, लगभग 5 पाउंड के इक्वल हो गया, लगभग 5 पाउंड के इक्वल हो गया, अप्रोक्स 5 पाउंड, अप्रोक्स 5 पाउंड। 8.8 पाउंड हो गया ना, तो अप्रोक्स लगभग 5 पाउंड, सॉरी 5 पाउंड क्या, सॉरी 10 पाउंड, गलती से मिस्टेक हो गया, 10 पाउंड। अप्रोक्स देखना आपको, नियरेस्ट देखना है। 8.8 पाउंड हो गया, तो अप्रोक्स 10 पाउंड हुआ कि नहीं हुआ? यस, अप्रोक्स 10 पाउंड हुआ कि नहीं हुआ? 8.8 पाउंड हो रहा है, तो इसका मतलब 5 पाउंड तो बहुत कम हो गए, 10 पॉइंट सही है। तो राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी, 10 पॉइंट, मतलब 10 पाउंड हो गया। 8.8 पाउंड का मतलब लगभग 9 पाउंड का बच्चा है। अब 9 पाउंड के अप्रोक्स यूनिट देखो, एग्जैक्ट तो नहीं मिला आपको, बट 9 पाउंड के इक्वल देखेंगे तो 10 पाउंड, तो राइट आंसर 10 पाउंड। समझ में आ गया? तो कभी कभार एग्जैक्ट यूनिट ना देके अप्रोक्स भी यूनिट आपको दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको पाउंड में कैलकुलेट करना है, चलेगा। अब हम बात करें इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक वर्ड और आता है, एक तो पाउंड होता है, एक होता है आउंस, एक होता है आउंस। एक आउंस में, ये आउंस बेसिकली फ्लूइड को कैलकुलेट करने में यूज करते हैं। एक आउंस में 30 ml होता है, लेकिन वेट की बात करूं तो एक आउंस में 28.5 ग्राम होता है, 28.5 ग्राम। तो याद रखना, ये आउंस है, वो पाउंड है, वो पाउंड है, और ये क्या है? ये आउंस है। तो एक आउंस में 30 ml, स्पेशली फ्लूइड को कैलकुलेट करने में करते हैं, ml में कैलकुलेट करने में करते हैं आउंस को। तो एक ml में 30 होता है, और ग्राम 28.5 ग्राम। अब बात कर लेते हैं डियर हाइट की। तो हाइट को हम लोग किससे मेजर करते हैं? तो हाइट को हम लोग मेजर करते हैं या तो सेंटीमीटर, या मीटर, या इंच। देखिएगा क्वेश्चन आता है 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 इंच इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। समझ में आया? 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो हम लोग वेट और हाइट को मेजर कर सकते हैं, इसका मतलब ग्रोथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं। बिल्कुल, सेंटीमीटर, मीटर और इंच के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं माय डियर? मेजर कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अब सुनिएगा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, ये तो सिंपल सा मीनिंग हुआ हमारे डेवलपमेंट का, ये तो सिंपल सा मीनिंग किसका? हमारे डेवलपमेंट का। अब देखिएगा हम बात, सॉरी ग्रोथ का, सिंपल सा मीनिंग किसका? ये तो ग्रोथ का। अब हम बात कर रहे हैं ग्रोथ के रिगार्डिंग, नोट लिखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि सर जो बच्चे की ग्रोथ है, ये ग्रोथ 2 टाइप से होती है। इंपॉर्टेंट चीज सुनिएगा, इंपॉर्टेंट चीज सुनिएगा, कि जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ 2 टाइप की होती है। एक तो होती है कि जब बच्चा यूट्रस में होता है, तो पहले जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, फिर फीटर। जब बच्चा डिलीवर होता है, तो उस टाइम पे लगभग बच्चे का वेट 3 किलो और हाइट 50 सेंटीमीटर, मानते हो इतना? तो इसका मतलब सर ये जो ग्रोथ हुई है, इंट्रा यूट्रन लाइफ में हुई है। मतलब जो ऐसा थोड़ी ना होता कि 3 किलो के बच्चे को आप यूट्रस में डालते हो, बाहर बाहर से थोड़ी ना डालते हैं, नहीं।
अंदर ही डेवलप होता है। जब मदर प्रॉपर खाना खाती है तो बच्चे का वेट बढ़ता है, हाइट बढ़ती है कि नहीं बढ़ती। तो इसका मतलब सर ये ग्रोथ है, ये ग्रोथ दो टाइप से देखने को मिलती है हमें। एक तो जब बच्चा इंट्रा यूट्राइन लाइफ में होता है, मतलब इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ मतलब जब बच्चा इंट्रा यूट्राइन लाइफ में होता है, जब बच्चा यूट्रस में होता है तब उसकी ग्रोथ होती है। और एक बच्चा जैसे बाहर आ जाएगा तो उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा यूट्राइन ग्रोथ। तो हमारा जो मेन यहाँ पे क्वेश्चन है वो क्या है कि इंट्रा यूट्राइन लाइफ में, मतलब जब बच्चा यूट्रस में होता है तो सर उसकी ग्रोथ कौन करवाता है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। देखो आपको सिंपल सी चीज अभी मैं बताऊंगा एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में। जैसे कि हम पैदा हुए थे तो लगभग इतने ही थे, 3 किलो के, 50 सेंटीमीटर के। आज हम लोग 20 साल के हो गए तो भैया हमारा वेट 70-80 किलो है और हाइट हमारी 5.5 इंच है। अब इतने बड़े थोड़े ना पैदा हुए थे हम लोग। जितना मैं आज हूं तो क्या उस टाइम पे इतना ही बड़ा पैदा हुआ था क्या? नहीं, ये धीरे धीरे हुआ। मतलब मेरा एक्स्ट्रा यूट्राइन ग्रोथ हुई। मेरी इंट्रा यूट्राइन लाइफ, मैं बात कर रहा हूं सभी बच्चों की इंट्रा यूट्राइन लाइफ में ग्रोथ कौन करवाता है, ये बेसिक सा क्वेश्चन। तो यहाँ पे सुनिएगा, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ की बात करते हैं तो इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ दो टाइप से होती है। क्वेश्चंस को बहुत बारीकी से समझना। इंट्रा यूट्राइन लाइफ की ग्रोथ दो टाइप से होती है। एक तो होती है सॉफ्ट टिश्यू ग्रोथ, सॉफ्ट टिश्यू की ग्रोथ होती है, और एक होती है भैया स्केलेटल ग्रोथ, मतलब बोन की ग्रोथ होती है। एक होती है सॉफ्ट टिश्यू ग्रोथ और एक होती है स्केलेटल ग्रोथ। इंट्रायूट्राइन लाइफ में एक होती है सॉफ्ट टिश्यू ग्रोथ और एक होती है स्केलेटल ग्रोथ। देखिएगा कि जो सॉफ्ट टिश्यू की ग्रोथ होती है अगर ये इंट्रायूट्राइन लाइफ में होगी तो इसका मतलब बच्चे का वेट बढ़ेगा। तो सॉफ्ट टिश्यू की ग्रोथ से इंट्रायूट्राइन लाइफ में बच्चे का वेट बढ़ता है। तो सर ये कौन करवाता है? तो इंट्रायूट्राइन लाइफ में सॉफ्ट टिश्यू की ग्रोथ के लिए जो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, दिस हार्मोन इज नोन एज द इंसुलिन। और इंसुलिन क्या करता है? मदर के ब्लड से बच्चे में जो ब्लड आ रहा है उस ब्लड से ग्लूकोज उठाता है, बच्चे की सेल को दे देता है, जिससे सॉफ्ट टिश्यू ग्रोथ करता है और हमारी बॉडी के अंदर वेट बढ़ जाता है। तो इंट्रा यूट्राइन लाइफ में सॉफ्ट टिश्यू की ग्रोथ जब जब होगी तो हमारा वेट तब तब बढ़ेगा। इसीलिए बच्चा 8 बर्थ पे 3 किलो का दिखाई देता है। और स्केलेटल की ग्रोथ कौन करवाता है? स्केलेटल की जब भी ग्रोथ होगी तो बच्चे की हाइट बढ़ती है, बच्चे की हाइट बढ़ती है। और स्केलेटल की ग्रोथ जो हार्मोन करवाता है उस हार्मोन का नाम होता है भैया थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा होता है? थायरोक्सिन, मतलब T4 हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन बच्चे की बोन की ग्रोथ करवाएगा, स्केलेटल की ग्रोथ करवाएगा, और स्केलेटल की ग्रोथ होगी तो बच्चे की हाइट बढ़ेगी। इसी वजह से 8 बर्थ पे बच्चा 50 सेंटीमीटर का होता है। तो इंट्रायूट्राइन लाइफ में एक सॉफ्ट टिश्यू ग्रोथ और एक स्केलेटल ग्रोथ, दोनों ही हार्मोन अलग अलग करवाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात करूं मैं इंट्रा यूट्राइन से एक्स्ट्रा यूट्राइन की, तो एक्स्ट्रा यूट्राइन में चाहे सॉफ्ट टिश्यू ग्रोथ हो चाहे आपके स्केलेटल ग्रोथ हो, दोनों की दोनों ग्रोथ के लिए एक ही हार्मोन जिम्मेदार होता है और उस हार्मोन का नाम होता है ग्रोथ हार्मोन, जीएच हार्मोन। जीएच बोलते हो ना। तो एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में सिर्फ ग्रोथ हार्मोन का रोल होता है, इंट्रा यूट्राइन लाइफ में ग्रोथ हार्मोन का कोई भी रोल नहीं होता बच्चे की ग्रोथ करवाने में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और क्वेश्चन, थायरोक्सिन हार्मोन याद रखना सीक्रेट होता है बच्चे की थायराइड ग्लैंड से। कौन सी ग्लैंड से? थायराइड ग्लैंड से। और थायराइड ग्लैंड जो होती है सबसे फर्स्ट ग्लैंड अपीयर होती है, फर्स्ट ग्लैंड अपीयर इन इंट्रायूट्राइन लाइफ। सबसे पहली ग्लैंड कौन सी अपीयर होगी जब बच्चा इंट्रायूट्राइन लाइफ में होगा? इंट्रायूट्राइन लाइफ, मैंने शॉर्ट में लिखा है आईयूएल। तो सबसे पहले जो ग्लैंड अपीयर होती है, सबसे पहले ग्लैंड जो दिखाई देती है इंट्रायूट्राइन लाइफ में, वो कौन सी होती है? थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो याद रखिएगा मैंने क्या बोला आप सभी को कि जो इंट्रायूट्राइन लाइफ होती है उसके अंदर सबसे पहले ग्लैंड कौन सी अपीयर होती है? तो याद रखिएगा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड सबसे पहले अपीयर होती है बच्चों के अंदर जब बच्चा इंट्रायूट्राइन लाइफ में होता है। और यही ग्लैंड आपकी सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। थायराइड ग्लैंड क्या होती है? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ये भी क्वेश्चन आता है, सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? एंडोक्राइन ग्लैंड। तो याद रखना थायराइड ग्लैंड। और ये हार्मोन लगभग जब प्रेगनेंसी 12 वीक की होगी ना, तब थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट होना स्टार्ट होता है।
तो याद रखना थायरोक्सिन इंट्रायूट्राइन में कब सीक्रेट होता है? 12 वीक की प्रेगनेंसी होती है तब, और यही आपके बच्चे की हाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यस, एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? यस यस, कौन फास्ट कमेंट करेंगे? यस, समझ में आया? अरे क्लियर हुआ क्या? तो क्वेश्चंस को बड़ी बारीकी से समझना है। यस, सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे यस क्लियर हुआ? कैसी लग रही है क्लास आप सभी को? यस, सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे कैसी लग रही है क्लास। मजा आ रहा पढ़ने में? कुछ नई नई चीजें मिल रही है आपको? पूजा बिल्कुल जी, मैं दोबारा बता देता हूँ कि जो बच्चों के अंदर थायराइड ग्लैंड होती है वो सबसे पहले अपीयर होने वाली है। सबसे पहले कोई अगर 5 हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, आपको बता देता हूँ एंडोक्राइन ग्लैंड 5 ही होती है। आप एंडोक्राइन सिस्टम में 5 ही ग्लैंड पढ़ते हो, ठीक है? कौन कौन सी? पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड। ये 5 ही ग्लैंड पढ़ते हो। इसके अलावा तो और तो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में जैसे कि आपका पेनक्रियास, लीवर, है ना? बिल्कुल। तो बेसिकली 5 ही ग्लैंड होती है, ठीक है? इंसुलिन आपका पेनक्रियास से सिक्रेट होता है। वो पेनक्रियास, इसीलिए तो पेनक्रियास को डुअल ऑर्गन बोलते हैं। एक्सोक्राइन भी होता है, एंडोक्राइन भी होता है। तो ये 5 ग्लैंड में से सबसे पहले ग्लैंड कौन सी अपीयर होगी बच्चे में? तो थायराइड ग्लैंड अपीयर होगी। थायराइड ग्लैंड आपके नेक में पाई जाती है, यहाँ पे एंटीरियर टू नेक। एच या बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई आप लोग लगाते हो ना अपने बालों में? मेरे तो नहीं है, मैं तो नहीं लगाऊंगा, आपको लड़कियां लगाती है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई या एच शेप ग्लैंड होती है, ठीक है? तो ये जो थायराइड ग्लैंड होती है सबसे पहले डेवलप होती है इंट्रायूट्राइन लाइफ के दौरान, और ये ग्लैंड फिर थायरोक्सिन सीक्रेट करती है, और थायरोक्सिन 12 वीक पे सीक्रेट होता है, और ये थायरोक्सिन हार्मोन बच्चे की स्टेबिलिटी ग्रोथ करवाता है। और ये इंसुलिन हार्मोन जो होता है ये पैंक्रियास से सीक्रेट होता है, और इंसुलिन का काम क्या होता है? सॉफ्ट टिश्यू की ग्रोथ करवाना। कैसे ग्रोथ करवाएगा? तो इंसुलिन ब्लड से ग्लूकोज उठाएगा और ग्लूकोज सेल को दे देगा, जिससे सॉफ्ट टिश्यू की क्या हो जाएगी? ग्रोथ हो जाएगी। भाई काम करने के लिए एनर्जी चाहिए ना, तो एनर्जी कौन देगा? ग्लूकोज, और ग्लूकोज को सेल तक कौन पहुंचाएगा? इंसुलिन। तो जैसे इंसुलिन पूछेगा ग्लूकोज सेल तक, तो बच्चे की सॉफ्ट टिश्यू की ग्रोथ होगी, तो बच्चे का वेट बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली आनंद जी। एंडोक्राइन ग्लैंड होती है एक तो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, एक थायराइड ग्लैंड, एक पैराथायराइड ग्लैंड, एक एड्रिनल जो किडनी के ऊपर होती है एड्रिनल ग्लैंड, और एक होती है पिनियल ग्लैंड। ये स्पेशली 5 ग्लैंड होती है। मजा आ रहा है सभी को पढ़ने में? ऐसा पहले कभी पढ़ा है या नहीं सर पढ़ लिया ऐसा? यस, मुझे बताएंगे सब स्टूडेंट। ऐसा पहले कभी पढ़ा है या अभी पहली बार ही पढ़ रहे हो? सच सच बताना है ना? यस, सच सच बताना। पढ़ा है सर? नहीं पढ़ा तो है, लेकिन इतना डिटेल में नहीं पढ़ा, पहली बार, फर्स्ट टाइम। तो समझ में आ गया क्यों बच्चा 8 बर्थ पे 3 किलो का और हाइट बच्चे की 50 सेंटीमीटर होती है? क्लास पे फर्स्ट टाइम आप सब
कंसेप्ट क्लियर करते हो। हाँ बिल्कुल, ये हमारा मेन टारगेट ये कंसेप्ट क्लियर करना। जब हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं ना, तो हम किसी भी एग्जाम हो, दुनिया की कैसी भी एग्जाम हो नर्सिंग फील्ड की, आराम से क्रैक कर सकते हैं। लिख लिया सभी ने? आगे चलूं? यस। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और, एक सेकंड नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलना है। यस। एक बार मैं पानी पी लूं। हाँ हाँ भगवान, मनीषा जी, भांगे जी, मैं बिल्कुल आपको हर एक चीज क्लियर करूंगा। जब आएगा हमारा फिजिकल पैरामीटर पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, वेट कितना होता है, हाइट कितनी होती है, सब कुछ डिटेल में पढ़ाऊंगा। टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप सभी को, सब कुछ। अरे अभी तो मैं सिर्फ आपके कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, अभी तो टॉपिक मैंने कहाँ स्टार्ट किया है, अभी तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कुछ भी पार्ट नहीं हुआ है, 1.1% पार्ट हुआ है, 0.1% भी नहीं बोल सकते हम लोग, तो कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत बड़ा है, 7 8 10 दिन लगातार क्लास इसी की चलेगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की चलेगी, क्या? तो ये डिटेल में हम पढ़ेंगे, टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। चलेगा, चलेगा। अब हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखेगा, देखिएगा, अब हम बात करें सेकंड पॉइंट हमारे पास में है, सेकंड नोट हमारे पास में, सेकंड नोट हमारे पास में, सेकंड नोट। पहला नोट मैंने आपको लिखवा दिया कि इंट्रायूटरल लाइफ में कौन ग्रोथ करवाता है, एक्स्ट्रायूटरल लाइफ में कौन ग्रोथ करवाता है। सेकंड पॉइंट, अभी अभी मैंने बताया था आपको, ग्रोथ होता क्या है, सेल के नंबर का बढ़ना, सेल की साइज का बढ़ना ग्रोथ कहलाता है। सेल के नंबर का बढ़ना, सेल की साइज का बढ़ना ग्रोथ कहलाता है। बट दोनों के दोनों होने कैसे चाहिए सर? कंट्रोल रूप से होने चाहिए, तभी हम इसको ग्रोथ बोलेंगे। लेकिन मैंने बोला अगर अनकंट्रोल रूप से सेल के नंबर या सेल की साइज बढ़ती है, अनकंट्रोल इंक्रीज नंबर या साइज ऑफ सेल, अगर अनकंट्रोल रूप से सेल के नंबर या सेल की साइज बढ़ती है तो दिस कंडीशन इज नोन एज ओमा। याद रखिएगा, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर कर रहा हूं वर्ड, ओमा। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ओमा। और ओमा का मतलब ही क्या होता है? कैंसर। ओमा का मतलब ही क्या होता है? कैंसर। आप लोग पढ़ते हो, एक पढ़ते हो सुफिक्स वर्ड मतलब जो पीछे लगता है, एक पढ़ते हो प्रूफिक्स वर्ड मतलब जो वर्ड के आगे लगता है। तो ये वर्ड है वर्ड के पीछे लगता है, मतलब एक तरीके से सुफिक्स वर्ड है जो वर्ड्स के पीछे लगता है। ओमा, जिस वर्ड के पीछे भी ओमा लगे तो समझ जाना कि वो कैंसर है। जिस वर्ड के पीछे ओमा लगे तो समझ जाना वो कैंसर है। अब फॉर एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहां से मैं आपको बताऊंगा और लेवल के क्वेश्चन होंगे, तो सुनिएगा। जैसे कि सैंपल के तौर पे बताता हूं, क्वेश्चन आता है एपिथेलियम टिश्यू। आप लोगों ने टिश्यूज पढ़े होंगे, तो बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा होगा कि टिश्यू 4 टाइप के होते हैं। टिश्यू 4 टाइप के होते हैं ना, उनमें सबसे मोस्ट अबंडेंट टिश्यू होता है एपिथेलियम। 4 टाइप के टिश्यू कौन कौन से? एपिथेलियम टिश्यू पहला, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू, चौथा नर्वस टिश्यू। तो 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। बता देता हूं दोबारा, एपिथेलियम जो सबसे ज्यादा होता है, मोस्ट अबंडेंट होता है। दूसरा कनेक्टिव टिश्यू जो किसी भी ऑर्गन को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, जैसे कि ब्लड आपका कनेक्टिव टिश्यू है। तीसरा नर्वस जो ब्रेन में पाया जाता है वो नर्वस टिश्यू। चौथा मसल्स में जो होता है वो मस्कुलर टिश्यू। तो ये 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। हाँ, अब नॉर्मल या अनकंट्रोल
अबनॉर्मल भी बोल सकते हो, नॉर्मल नहीं, अबनॉर्मल या अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल या इंक्रीज नंबर या साइज, वो भी अनकंट्रोल रूप से, वो भी होमा। तो एपिथेलियम टिश्यू के कैंसर को किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना, एपिथेलियम टिश्यू के कैंसर को हम लोग जिस नाम से जानते हैं उसका नाम होता है कार्सिनोमा। सुना होगा बहुत बार ये वर्ड, बहुत बार इस वर्ड सुना होगा। ओमा आ रहा है, देखो लास्ट में ओमा आ रहा है, बिल्कुल इसका मतलब एपिथेलियम टिश्यू का कैंसर है। एपिथेलियम टिश्यू को छोड़ के और अदर टिश्यू जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू, बोन, ब्लड, ये सारे कनेक्शन, लिगामेंट, टेंडन, ये सारे कनेक्टिव टिश्यू में आता है ना। तो याद है ना, कनेक्टिव टिश्यू को कैंसर को हम बोलते हैं सार्कोमा। क्या बोलते हैं माय डियर? सार्कोमा। देखो इसमें भी कोमा आ रहा है। तो ये क्वेश्चन दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। एपिथेलियम टिश्यू मोस्ट अबंडेंट टिश्यू होते हैं, सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, उनके कैंसर को कार्सिनोमा बोलते हैं, और कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर होता है तो उसे सार्कोमा बोलते हैं। अब यहीं पे हम बच्चों की बात कर रहे हैं क्योंकि पीडियाट्रिक पढ़ रहे हैं, तो यहीं पे अब कैंसर की भी बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है माय डियर? तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट कॉमन कैंसर इन चाइल्ड। कैंसर पूछा जाएगा। कैंसर दो टाइप का होता है, एक मैलिग्नेंट, एक बिनाइन। कैंसर को दूसरे बोलते हैं मैलिग्नेंसी। मैलिग्नेंसी, कैंसर को क्या बोलते हैं? मैलिग्नेंसी। तो मोस्ट कॉमन कैंसर या मैलिग्नेंसी इन चाइल्ड, इन चिल्ड्रन। तो देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे आपको तीन चीजें बताऊंगा कि बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा होता है। यस, किसी को पता हो तो आंसर दे सकता है, बेशक कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो देखिएगा, मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी इन चिल्ड्रन, तो देखिएगा मैं तीन बता रहा हूं। सबसे पहला होता है, फर्स्ट मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी होती है, सबसे मोस्ट कॉमन फर्स्ट होता है एक्यूट लिम्फोसाइट ल्यूकेमिया, जिसे आप शॉर्ट में भैया ALL बोलते हो, ल्यूकेमिया, WBC है ना, ब्लड के अंदर। तो एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया इज द मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी, ALL बोलते हैं, ऑल बोलते हैं। एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया इज द मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी इन चिल्ड्रन। लेकिन आ जाए सेकंड मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी, सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर या मैलिग्नेंसी इन चिल्ड्रन, तो सेकंड होता है आपका, सेकंड क्या होता है आपका? तो सेकंड होता है माय डियर आप लोगों का, तो लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेडुलोब्लास्टोमा। मेडुलोब्लास्टोमा जो होता है वो ब्रेन का कैंसर होता है बच्चों में, और याद रखना इसी को बोलते हैं न्यूरोब्लास्टोमा। ये बेसिक से क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं। बच्चों के अंदर ब्रेन का जो कैंसर होता है वो कौन सा होता है आपका? तो याद रखना वो होता है न्यूरोब्लास्टोमा या मेडुलोब्लास्टोमा। अडल्ट की बात नहीं कर रहा, अडल्ट में ब्रेन का ट्यूमर ग्लाइयोमा पढ़ोगे आप, पढ़ोगे, ऑन्को के अंदर पढ़ाया जाएगा ना, वो वहां पे पढ़ेंगे हम लोग। अब देखिएगा क्वेश्चन आएगा, थर्ड मोस्ट कॉमन कौन सी होती है? तो थर्ड मोस्ट कॉमन कौन होता है आपका? जिसका नाम होता है नेफ्रोब्लास्टोमा। नेफ्रोब्लास्टोमा किडनी का कैंसर होता है भैया बच्चों में। किसका कैंसर होता है? किडनी का कैंसर, और इसी को हम लोग बोलते हैं विल्म्स ट्यूमर। क्या बोलते हैं? विल्म्स ट्यूमर। किडनी के कैंसर को क्या बोलते हैं? विल्म्स ट्यूमर। तो याद रखना, ये कैंसर के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई आपको, अलग लेवल का है और इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, मैंने तीनों आपको बता दिए हैं। तो फर्स्ट मोस्ट कॉमन कैंसर होता है ALL, सेकंड मेडुलोब्लास्टोमा, और थर्ड नेफ्रोब्लास्टोमा। नेफ्रॉन किडनी का कैंसर होता है, ठीक है। तो अगर तीनों एक साथ आए तो प्रायोरिटी वाइज आपको देना है, फर्स्ट किसको देना है, सेकंड किसको देना है, थर्ड किसको देना है। बट अगर क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा माय डियर, मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ ब्रेन इन चिल्ड्रन। क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन
कैंसर ऑफ ब्रेन इन चाइल्ड, बच्चों के अंदर ब्रेन का मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा होता है? 3 ऑप्शन है, फटाफट आंसर दो। देखो क्वेश्चन इसी लैंग्वेज में पूछा जाएगा, मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ ब्रेन इन चिल्ड्रन। यस कम ऑन, फास्ट आंसर दीजिएगा मुझे। बिल्कुल, देखो मैंने यहाँ पे ब्रेन मेंशन किया है। अरे संगीता जी, विम्स ट्यूमर कहां से है? हाँ। संगीता जी आप देखते हुए भी गलत कर रहे हो क्वेश्चन को। बिल्कुल, मेडुलोब्लास्टोमा। अरे अगर मैं पूछता मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ किडनी इन चिल्ड्रन, तो किडनी का कैंसर होता तो राइट आंसर नेफ्रोब्लास्टोमा जाता, विम्स ट्यूमर जाता। यहाँ पे मैंने बोला ब्रेन, तो ब्रेन का मोस्ट कॉमन तो कौन सा होता है बच्चों में? मेडुलोब्लास्टोमा ही तो होता है। और अगर किडनी का आता तो राइट आंसर नेफ्रोब्लास्टोमा। और कुछ भी मेंशन नहीं है, सीधा सा है मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ चिल्ड्रन, तो राइट आंसर तीनों में से फर्स्ट किसको देंगे? एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, और यही क्वेश्चन, यही कंसेप्ट अगर क्लियर होंगे तो हम किसी भी एग्जाम को फाइट कर सकते हैं। यस, क्रिस्टल क्लियर सभी को? ये धीरे धीरे बच्चे गायब क्यों हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या इनको? चलेगा, नेक्स्ट एक दो पॉइंट और लिखवाता हूँ, फिर आज की क्लास को कंप्लीट करता हूँ। तो ग्रोथ आपको मैं पढ़ाऊंगा आज कल हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट। ग्रोथ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ग्रोथ के रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें अभी मुझे बाकी है, बताना बाकी है आपको। मैं बहुत सारे आपको ग्रोथ के रिगार्डिंग चार्ट बताऊंगा, ग्रोथ चार्ट, जिसमें इंटरनेशनल ग्रोथ चार्ट अलग होता है, नेशनल ग्रोथ चार्ट अलग होता है। तो बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कशन करेंगे ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ जैसे ही कंप्लीट होगा देन उसके बाद में डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने बोला एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सुनिएगा एक और इंपॉर्टेंट, आप 2-3 टर्मिनोलॉजी लिख लो, फिर आज की क्लास को एंड करते हैं। सबसे पहला लिखिएगा, अगर आपको अनकंट्रोल रूप से इंक्रीज साइज ऑफ सेल दिखाई देगा, इंक्रीज साइज ऑफ सेल, अनकंट्रोल रूप से सेल की साइज अगर बढ़ती है तो क्या बोलते हैं? तो पूरा लिख लो आप लोग, या अबनॉर्मल सॉरी, इंक्रीज साइज ऑफ सेल। तो अनकंट्रोल या अबनॉर्मल रूप से सेल की साइज का बढ़ना क्या कहलाता है? तो याद रखना हाइपरट्रॉफी कहलाता है। क्या कहलाएगा डियर? हाइपरट्रॉफी। और याद रखिएगा, डिक्रीज साइज ऑफ सेल, सेल की साइज का कम होना क्या कहलाता है? एट्रोफी। क्या कहलाता है? एट्रोफी। पता होना चाहिए हाइपरट्रोफी क्या होता है, एट्रोफी क्या होता है। डिक्रीज साइज ऑफ सेल एट्रोफी, इंक्रीज साइज ऑफ सेल हाइपरट्रोफी, और इंक्रीज नंबर ऑफ सेल, सेल के नंबर का बढ़ना हाइपरप्लेजिया। क्या कहलाता है? हाइपरप्लेजिया। क्या कहलाता है माय डियर? हाइपरप्लेजिया। अबनॉर्मल शेप ऑफ सेल, अबनॉर्मल शेप ऑफ सेल, सेल की जो शेप होती है वो नॉर्मल से अबनॉर्मल होना क्या कहलाता है? डिस्ट्रॉफी। क्या कहलाता है माय डियर? डिस्ट्रॉफी बोलते हैं। और एक सेल दूसरी सेल में कन्वर्ट हो जाए, वन सेल कन्वर्ट इनटू अनदर सेल, एक सेल अगर किसी दूसरी सेल में कन्वर्ट हो जाए, ये सारे कैंसर के टाइप ही है, इनटू अनदर सेल, एक सेल का दूसरी सेल के अंदर कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? तो याद रखना इसको बोलते हैं मेटाप्लेजिया। तो ये बेसिक सी टर्मिनोलॉजी है, इनसे बहुत बार क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द हाइपरट्रॉफी, व्हाट इज द एक्ट्रॉफी, व्हाट इज द हाइपरप्लेजिया, व्हाट इज द डिस्ट्रॉफी, व्हाट इज द मेटाप्लेजिया। तो समझ में आ गया आप सभी को ये सारी बेसिक सी टॉपिक्स, बेसिक पॉइंट।
चलेगा। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी पढ़ेंगे कल। यस, सभी स्टूडेंट मुझे बताएंगे कैसी लगी क्लास आज की। कैसी लगी आप सभी को क्लास? थैंक यू, वेलकम आप सभी का। लैंग्वेज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप सभी को? आपकी क्लास का टाइमिंग बढ़ा दें, 4-5 घंटे का कर दें, या अभी तो स्टार्टिंग में रहने देते हैं 2-3 घंटे का। मैक्सिमम मिनिमम आपका 1.5 से 2 घंटे का ना। और आप सभी आए, ट्रस्ट किया आप सभी ने सक्सेस कैरियर एकेडमी पावर्ड बाय द नर्सिंग एक्सपर्ट के ऊपर, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। करेंगे करेंगे। दीपा गोपालगरी, क्या है, मेरे को तो नाम भी याद नहीं है। दीपा जी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। हाँ हाँ बिल्कुल, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, आपको मिलेगी, टेंशन मत लो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।